हेलो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं एडवांस अकाउंट का एक चैप्टर लिक्विडेशन का रिवीजन। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, मोड ऑफ वाइंडिंग अप। बेटा, दो तरह के वाइंडिंग अप होते हैं, दो तरह के लिक्विडेशन होते हैं। एक होता है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में इधर बाय ट्रिब्यूनल, दैट इज बाय ऑर्डर ऑफ लॉ अथॉरिटी, या वॉल्यूंट्री। या तो लीगल अथॉरिटी ट्रिब्यूनल वो खुद कंपनी को ऑर्डर कर दे कि भाई अब कंपनी वाइंड अप करी जाए। फॉर एग्जांपल, कंपनी से कई लोगों को अमाउंट लेना है और कंपनी उनको अमाउंट पे नहीं कर रही, तो क्रेडिटर्स पहुंच गए कोर्ट वगैरह, अप्लाई किया कि हमें कंपनी पैसा नहीं दे रही। तो उन्होंने कंपनी से कम्युनिकेशन करने के बाद डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब कंपनी बंद करो और जो असेट है उसको बेचकर लाइबिलिटी का पेमेंट करो। वो हो गया लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब हम बाय लीगल अथॉरिटी। और दूसरा, कंपनी अपनी खुद इच्छा से डिक्लेयर कर दे कि हम कंपनी बंद करते हैं, वो होता है वॉलंटरी। ठीक है बेटा, हमें ज़्यादा ऐसे मतलब नहीं है। अभी हमें मतलब नहीं कि ये किस किस तरह से पिटीशन विटीशन ये सब चीज़ें, हमें प्रैक्टिकल से मतलब है। अब बेटा, यहाँ पर जो हमारे प्रैक्टिकल में काम आता है उस पर हम शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 बेटा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कंपनी के होते हैं दो तरह के, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड जिसके पीछे किसी असेट की बेकिंग है, पार्टली सिक्योर्ड, फुली सिक्योर्ड। असेट 10 लाख की, असेट की वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू 10 लाख है और लोन 7 लाख का है, लोन 7 लाख का है, तो लोन फुली सिक्योर्ड हुआ, वो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। और असेट तो 10 लाख की है, असेट की रियलाइजेबल वैल्यू 10 लाख लेकिन लोन 15 लाख, लोन 15 लाख का है और असेट सिर्फ 10 लाख की है, तो वो लोन सिक्योर्ड तो है, 15 लाख के लोन में से 10 लाख का सिक्योर्ड है और 5 लाख का अनसिक्योर्ड है, तो वो कहा जाएगा पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसको फिर हम अनसिक्योर्ड की डेफिनेशन में डाल देते हैं, जितना पार्ट सिक्योर्ड नहीं है वो अनसिक्योर्ड में आता है। इधर हम वैसे अभी अनसिक्योर्ड, बेटा अनसिक्योर्ड में कुछ क्रेडिटर को कंपनीज एक्ट ने मान लिया है प्रेफरेंशियल, कि इनको पेमेंट में प्रेफरेंस दिया जाए, और कुछ अदरवाइज वो हो गए ऑर्डिनरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल में भी दो, प्रेफरेंशियल, ऑर्डिनरी प्रेफरेंशियल और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल में भी प्रेफरेंशियल, वर्कमैन ड्यूज, वर्कर के ड्यूज, कोई वर्कमैन ड्यूज को स्पेशली माना गया है। प्रेफरेंशियल में भी प्रेफरेंशियल, पढ़ेंगे इसको आगे थोड़ा सा। तो प्रेफरेंशियल में भी दो, ऑर्डिनरी प्रेफरेंशियल और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल। जिसको प्रेफरेंशियल में भी प्रेफरेंस दिया जाए वो होते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल। वर्कमैन ड्यूज का एक अच्छा एग्जांपल है। बट आप प्रेफरेंशियल क्रेडिट किसको कहते हैं? अभी हम सिर्फ प्रेफरेंशियल की बात कर रहे हैं। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल में हमने क्या पढ़ा? वर्कमैन ड्यूज को मानते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये पढ़ना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। ये बेसिक है जो आपके हर जगह काम आने वाला है, इस चैप्टर के हर स्टेज पे काम आएगा। बेटा गवर्नमेंट टैक्सेस एंड ड्यूटीज, गवर्नमेंट टैक्सेस और सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट ड्यूटीज, वो चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे म्यूनिसिपल टैक्स हो, चाहे लोकल पंचायत का टैक्स हो, चाहे वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को जो भी टैक्सेस, ड्यूटीज, रेट्स एक्सेट्रा पेबल है, वो सब आएंगे प्रेफरेंशियल डेब्ट की कैटेगरी में। और उसमें एक लिमिट है बेटा, रिवीजन है, समझा नहीं रहा हूं बेटा, इसमें एक लिमिट है। जो टैक्सेस लिक्विडेशन की डेट के इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ में ड्यू हुए हो, अराइज हुए हो, उनको प्रेफरेंशियल मानते हैं। सिर्फ कोई टैक्स 10 साल पुराना है लेकिन उसका असेसमेंट अभी हुआ है, अभी अभी लिक्विडेशन के 6 महीने पहले, लिक्विडेशन के 4 महीने पहले, लिक्विडेशन के 8 महीने पहले, लिक्विडेशन के 12 महीने पहले पहले उसका असेसमेंट हुआ है। भले टैक्स 10 साल पुराना है, 8 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, लेकिन असेसमेंट विद इन 12 मंथ में हुआ है, तो वो ड्यू विद इन 12 मंथ में मान के उसको प्रेफरेंशियल मान लेंगे। अदरवाइज 10 साल पुराना टैक्स प्रेफरेंशियल वैसे ही मानते हैं, पर वो यदि ड्यू प्रीसीडिंग 12 मंथ में हुआ है तो उसको मान लेते हैं प्रेफरेंशियल। तो वही गवर्नमेंट टैक्सेस प्रेफरेंशियल माने जाएंगे जो लिक्विडेशन की डेट के इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ में ड्यू हुए हो, असेसमेंट हुआ हो। इनकम टैक्स के केस में असेसमेंट होता है, हो सकता है वो टैक्स 3 साल पुराना हो, किस ईयर को बिलोंग करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, किस ईयर में ड्यू हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। यदि वो लिक्विडेशन की डेट के इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ में ड्यू हुआ है तो उसको मान लेंगे प्रेफरेंशियल। हाँ, वैसे कुछ नहीं कहा जाए, बैलेंस शीट में सिर्फ लिखा है गवर्नमेंट टैक्सेस, बैलेंस में सिर्फ इनकम टैक्स लिखा है, तो मान लो कि वो प्रेफरेंशियल है। उसके बाद बेटा पीएफ ग्रेचुटी, वर्कर का पीएफ और ग्रेचुटी का अमाउंट पूरा पूरा प्रेफरेंशियल मानते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है।
पीएफ का अमाउंट आप जानते हैं, वर्कर जब रिटायर होता है तो उसको पीएफ का अमाउंट मिलता है, ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है, प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी। यदि ये कोई लाइबिलिटी कंपनी की है टुवर्ड्स एम्प्लॉई तो वो पूरी पूरी प्रेफरेंशियल, उसमें कोई लिमिट नहीं, पूरा अमाउंट प्रेफरेंशियल के रूप में पे करना पड़ेगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कर के हाथ पे टूट गए, एक्ट बोलता है इसको 7 लाख रुपीज दो, तो वो 7 लाख हो जाएगा प्रेफरेंशियल। हाँ, यदि कंपनी बोलती है हम तो 9 लाख देंगे, कंपनी वर्कर वेलफेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, एज पर एक्ट तो 7 लाख ही है, कंपनी 9 लाख देना चाहती है, तो 7 लाख उसमें प्रेफरेंशियल होगा और 2 लाख उसमें ऑर्डिनरी डेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल डेप्ट वही आएगा जो एज पर एक्ट पेबल है। एज पर एक्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन लिखा है ना यहाँ, एज पर एक्ट जो है वो प्रेफरेंशियल है और वॉल्यूंट्री को हम प्रेफरेंशियल नहीं मानेंगे। ओके बेटा। सैलरी वेजेस ऑफ एम्प्लॉई नॉट ऑफ ऑल, सबकी सैलरी वेजेस प्रेफरेंशियल होती है, सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी वेजेस प्रेफरेंशियल होती है। उसमें 2 लिमिट है, 4 मंथ से ज़्यादा की सैलरी को प्रेफरेंशियल नहीं मानते और एक व्यक्ति का 20,000 से ज़्यादा अमाउंट प्रेफरेंशियल नहीं होगा। एक्सपेंसेस ऑफ अच्छा, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता, भले उसको सैलरी वर्ड लिखा हो लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं होता, वो डायरेक्टर होता है, वो कंपनी की एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन सीएस कोई जिस सैलरी मिल रही है तो वो एम्प्लॉय होंगे, सैलरी उन्हीं को मिलती है जो एम्प्लॉय होते हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्टर की सैलरी को हम, चूंकि डायरेक्टर एम्प्लॉय की नहीं मैनेजरियल पोजीशन में आता है, इसलिए उसकी सैलरी को प्रेफरेंशियल नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा। मैनेजर मैनेजरियल पर्सन, डायरेक्टर मैनेजरियल पोजीशन में आते हैं, एम्प्लॉय में नहीं आते, इनकी सैलरी को प्रेफरेंशियल नहीं मानते। हाँ, लेकिन सीएस को सैलरी मिल रही है मतलब वो एम्प्लॉय है तो उनकी सैलरी को प्रेफरेंशियल मानेंगे। हाँ, यदि उनकी कंसल्टेशन फीस है तो वो प्रेफरेंशियल में नहीं आएगी। तो लिमिट क्या है, 4 मंथ से ज़्यादा की सैलरी को प्रेफरेंशियल नहीं मानते और एक व्यक्ति का 20,000 से ज़्यादा अमाउंट प्रेफरेंशियल नहीं मानते, ये ध्यान रखिएगा। इसके हम एग्जांपल देखेंगे अभी। बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिट को समझने के लिए मैंने जो बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं मैं उनको सबको समझा रहा हूँ फटाफट। देखिए बेटा, यदि क्वेश्चन में सिर्फ वेजेस दिया हुआ है, टोटल वेजेस 6,000, पूरी प्रेफरेंशियल मान लो, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि ये 4 मंथ से कम की ही है और 20,000 से कम तो है ही सही। मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये तो सवाल ही नहीं, अनसिक्योर्ड में जाएंगे। वेजेस ऑफ 15 मैन, ये सब पॉइंट मैंने लिए हैं किन्हीं क्वेश्चन से। वेजेस ऑफ 15 मैन रुपीज 6,000, 15 लोगों की वेजेस है 6,000, मतलब एक व्यक्ति कितनी हुई, यदि 6,000 वेजेस है 15 लोगों की मिला के एक व्यक्ति की 400 रुपये हुई। एक व्यक्ति की 20,000 तक प्रेफरेंशियल मान सकती है, तो सिर्फ 400 रुपये पर पर्सन है, ये 20,000 की लिमिट की तो बहुत 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 अंदर है, ये ठीक है। लेकिन ये 4 मंथ से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। देखते हैं, ये 4 मंथ की ही है, ये 4 मंथ की ही है, तो पूरी पूरी प्रेफरेंशियल होगी, क्योंकि अमाउंट लिमिट के अंदर भी है, पर पर्सन 20,000 अमाउंट लिमिट है और ये तो पर पर्सन 400 ही है और 4 मंथ की लिमिट के अंदर ही है, तो हम पूरा तो देखो 4 मंथ सैलरी आप यहाँ काउंट करो, 100 रुपये महीने से 4 महीने की, 400 रुपये एक व्यक्ति की, तो 15 लोगों की मिला के 6,000 और एक व्यक्ति की 20,000, तो 15 लोगों की 3 लाख। विच एवर इज लेस, डेफिनेटली 6,000 कम है तो 6,000 मान लेंगे प्रेफरेंशियल, पूरा अमाउंट मान लेंगे प्रेफरेंशियल। अब है रुपीज, अगला पॉइंट, रुपीज 9,000 बिंग सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉई एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ फॉर 6 मंथ। 6 मंथ प्रेफरेंस थोड़ा मान सकते, तो देखो लिमिट क्या है, पहले 4 मंथ पे लाओ। अच्छा, एक व्यक्ति की 300, एक व्यक्ति 300 रुपये महीना, 300 रुपये महीना तो 4 महीने की कितनी होगी, 1200 पर एम्प्लॉई से ज़्यादा प्रेफरेंशियल नहीं मान सकते। 1200 पर एम्प्लॉई तो 5 एम्प्लॉई की हुई 6,000, 6,000 से ऊपर प्रेफरेंशियल नहीं मान सकते। हाँ, अमाउंट लिमिट क्या है, एक व्यक्ति की 20,000 तो 5 व्यक्ति की 1 लाख। विच एवर इज लेस, तो 6,000 कम है तो 6,000 क्या मान लेंगे, प्रेफरेंशियल, ठीक है। रेंट ऑफ गोडाउन ऑर्डिनरी है, अनसिक्योर्ड। टीडीएस आउट ऑफ सैलरी, बेटा टीडीएस इज पेबल टू गवर्नमेंट, ये इनकम टैक्स ही है, ये प्रेफरेंशियल हो जाएगा। डायरेक्टर फीस कभी प्रेफरेंशियल, क्योंकि जो मैनेजरियल पर्सन का है और वो भी फीस है, सैलरी तो है नहीं ऑर्डिनरी, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिट में जाएगा। एमडी सैलरी ऑर्डिनरी अनसिक्योर्ड, क्योंकि डायरेक्टर को हम एम्प्लॉय नहीं मानते। सीए की सैलरी प्रेफरेंशियल, वही एज पर लिमिट, जो भी लिमिट है 4 मंथ या 20,000 विच इज लेस, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ये तो था सैलरी वेजेस के बारे में, बेटा फटाफट कर लिया हमने। अब इनकम टैक्स के बारे में, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ है बेटा। डेट ऑफ वाइंडिंग अप है 31 मार्च 16, तो 31 मार्च 16 ये है डेट ऑफ वाइंडिंग अप। इसके प्रीसीडिंग 12 मंथ, मतलब 1 अप्रैल 15, ये है लिक्विडेशन की डेट के इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ। यदि कोई इनकम टैक्स यहां ड्यू हुआ हो तो प्रेफरेंशियल। अब देखिए बेटा, ये है प्रीवियस ईयर, आई थिंक क्या बेटा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपको आशीष सर ने तो टैक्स बहुत अच्छा करवाया है। तो बेटा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का फर्क आप जानते हैं। बेटा ये प्रीवियस ईयर 14-15 है, लेकिन इसका असेसमेंट ईयर रहा होगा 15-16,
तो इसका असेसमेंट तो यहां हुआ ना, तो ये टैक्स भी प्रेफरेंशियल, और ये तो प्रेफरेंशियल है ही सही, क्योंकि जब बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है तो प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर हो जाता है इन केस ऑफ लास्ट ईयर, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस बिजनेस। तो ये भी टैक्स अभी भी ड्यू हुआ और ये भी टैक्स विद इन प्रीसीडिंग 12 मंथ हुआ, तो ये दोनों प्रेफरेंशियल। लेकिन ये प्रीवियस ईयर 13-14 है, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 14-15, और 14-15 कब आ गया? प्रीसीडिंग 12 मंथ से भी पहले, तो ये जाएगा अनसिक्योर्ड में। तो पहला वाला टैक्स जो 60,000 है 13-14 का, 13-14 का, ये जाएगा अनसिक्योर्ड, क्योंकि और ये दोनों प्रेफरेंशियल और प्रेफरेंशियल। बेटा रिवीजन में ज्यादा समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। इनकम टैक्स एज पर बैलेंस शीट, यदि बैलेंस शीट में दिया है तो इसको क्या मान लो बेटा? प्रेफरेंशियल मान लो। मान लेंगे कि बैलेंस शीट में है, मतलब अभी अभी ड्यू हुआ होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन था, बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 1998 है, इनकम टैक्स अरियर असेसमेंट जुलाई 98 में हुआ है। चाहे टैक्स बेटा कोई भी हो, यदि असेसमेंट जुलाई 98 में हुआ है, 30/9/98 ये है डेट ऑफ लिक्विडेशन, इसके प्रीसीडिंग 12 मंथ, तो जुलाई इसके बीच में आ रही है, तो पूरा टैक्स क्या मान लेंगे? प्रेफरेंशियल। बेटा ये पूरा टैक्स प्रेफरेंशियल मान लेंगे, क्योंकि ये भले टैक्स 2 साल पुराना हो या 3 साल पुराना, असेसमेंट जुलाई में हुआ है ना बेटा सभी का, तो असेसमेंट तो विद इन 12 मंथ हुआ है, तो पूरा पूरा प्रेफरेंशियल। ये भी प्रेफरेंशियल और ये तो प्रेफरेंशियल मानेंगे ही सही। बेटा ये सब था रिगार्डिंग इनकम टैक्स, ठीक है। अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी सर्टेन टू डिवॉल्व, सर्टेन डिवॉल्व मतलब ये लायबिलिटी, तो बेटा ये होगी अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड डेट में जाएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि ये ट्रेड लायबिलिटी है, ये प्रेफरेंशियल में नहीं आती। एक्साइज ड्यूटी डिमांड ये जाएगी प्रेफरेंशियल में, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पेबल है, एज इन गवर्नमेंट को पेबल है, एज ए गवर्नमेंट वो टैक्स देना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी, तो वो भी प्रेफरेंशियल। सेक्रेटरी सैलरी 500 रुपये महीने से 3,000, बेटा ये जो है ये 3,000 है 6 महीने की, 500 पर मंथ से 6 महीने हुए ना, तो हम तो 4 मंथ कितनी होगी? 2,000। 2,000 क्या होगी बेटा इसमें? प्रेफरेंशियल, और 1,000 क्या हो जाएगी? अनसिक्योर्ड। 2,000 प्रेफरेंशियल होगी और बचा 1,000 सिक्योर्ड, और ये तो पूरी पूरी अनसिक्योर्ड, क्योंकि एमडी है। ऑनिंग टू गवर्नमेंट फॉर टेलीफोन एंड परचेजेज, ये अनसिक्योर्ड, गवर्नमेंट को देना है लेकिन सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, ये कोई गवर्नमेंट टैक्स या गवर्नमेंट ड्यूटी या गवर्नमेंट रेट्स नहीं है। गवर्नमेंट टैक्सेस, ड्यूटीज एंड रेट्स को ही मानते हैं प्रेफरेंशियल। ये तो गवर्नमेंट से सर्विसेज ली है, माल खरीदा या सर्विसेज ली, उसका पेमेंट करना है, तो सारे गवर्नमेंट ड्यूज प्रेफरेंशियल नहीं होते, तो ये होगा अनसिक्योर्ड। रेट्स तो डेफिनेटली प्रेफरेंशियल, बाकी तो काट देना। पीएफ ग्रेचुटी फुली प्रेफरेंस, ठीक है बेटा। ये हमने पढ़ा रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल डेब्ट। बेटा इस चैप्टर में हमें 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। लिक्विडेशन जैसे ही स्टार्ट होता है उसी वक्त लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। वो लिक्विडेटर क्या करता है? यदि कोर्ट ने लिक्विडेशन ऑर्डर किया है, ट्रिब्यूनल ने, तो कोर्ट अपॉइंट करेगा लिक्विडेटर। यदि वॉलंटरी बाइंडिंग अप है तो कंपनी अपॉइंट करेगी लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर जो भी है वो आने के तुरंत बाद कंपनी से एक स्टेटमेंट बनवाता है कि जिस कंपनी का लिक्विडेशन मैंने अपने हैंड ओवर लिया है उसका क्या हालत रहने वाली है, उसकी असेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, और उसका कंपेरिजन। असेट है 10 करोड़, एक्सपेक्टेड असेट है 10 करोड़, लायबिलिटी है 18 करोड़, मतलब कंपनी में 8 करोड़ की डेफिसिट आने वाली है। वो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी निकालने का काम करता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उस डेफिशिएंसी का एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिस्ट ए से लेके ए बी सी, ए और बी है फॉर असेट, सी डी ई एफ जी है फॉर लायबिलिटी, और लिस्ट एच बनती है डेफिशिएंसी अकाउंट, वो हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद उसमें हम क्या निकालते हैं? एस्टिमेट डेफिशिएंसी, और ये कब निकलती है? लिक्विडेशन स्टार्ट होने के पहले। और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जब लिक्विडेशन एंड हो जाता है, शुरू होकर खत्म हो गया, असेट बिक गई, लायबिलिटी सारी पे ऑफ हो गई यदि फंड था तो, और बचा तो इक्विटी को पे हो गया, बचा तो प्रेफरेंस को पे हो गया, जो भी है उसका पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा, केस बुक की समरी लिक्विडेटर क्या करता है? एक केस समरी बनाता है। केस बुक की समरी, कहां कहां से केस आई, कहां कहां केस गई, उसका बनता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो भी हम पढ़ेंगे। बिल इज कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ये भी 3 चैप्टर हमें पढ़ना है कि कंपनी पुराने शेयर होल्डर से कितना अमाउंट कॉल कर सकती है, कॉल कर सकती है नहीं, और कल कर सकती है तो कितना। कंपनी जब अनपेड शेयर पे कॉल करती है उसको लेकर के बिल इज कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनेगी, ठीक है बेटा। अच्छा, हम अब आप बात करें, दूसरी बातें करें, कुछ बेसिक पॉइंट अदर्स। बेटा अब ये जो बेसिक है ना, ये काम
प्रेफरेंस डिविडेंड को लेकर के। बेटा यदि अर्लियर अप टू द डेट ऑफ फाइंडिंग अप, बेटा यदि 31 मार्च 2019 को स्टार्ट हुआ है वाइंडिंग अप, यहां डेट ऑफ वाइंडिंग अप, और होते होते मतलब ये यहां से 14 महीने बाद प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को पेमेंट हुआ, यहां से लिक्विडिटी स्टार्ट होगा, असेट बिकेगी, लायबिलिटी का पे ऑफ होगा, फिर नंबर आया प्रेफरेंस का, उनको पेमेंट मिला 14 महीने बाद। सो लिक्विडेशन के बाद का डिविडेंड भूल जाओ। लिक्विडेशन शुरू हो गया, एक्टिविटी बंद हो गई, बिजनेस धंधे खत्म हो गए, कंपनी के प्रॉफिट खत्म है, अब प्रॉफिट ही नहीं तो डिविडेंड कहां से? विदाउट प्रॉफिट की कोई चांस ही नहीं, कंपनी तो बंद होने की कगार, बंद होना स्टार्ट हो गई, असेट बिकना शुरू हो गई, तो लिक्विडेशन के बाद का कोई डिविडेंड कभी नहीं दिया जाएगा इन एनी केस, चाहे कंपनी कुछ भी हो। लेकिन लिक्विडेशन के पहले का ये है अरियर अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, इसके पहले का कोई अरियर है, मान लो 2018-19 का अरियर है, 1 साल का या पिछले 2 साल का अरियर है, वो तभी दिया जाएगा जब प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, और नॉन क्यूमुलेटिव है तो डिविडेंड का अरियर का ध्यान रखा नहीं जाता, क्यूमुलेटिव है तो अरियर दिया जाएगा, और वो भी लिक्विडेशन की डेट के पहले का। बात का तो सवाल ही नहीं उठता। समझ में आ गया होगा? समझा मैं नहीं रहा हूं, मैं बार बार बोलता समझ में आ गया क्या बेटा? रिवीजन करवा रहा हूं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने लिखा है, या फिर इसको लिख सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इसमें यदि ये आउटस्टैंडिंग है, इसके बारे में बहुत ध्यान रखना, ये काम आता है बेटा, बहुत काम आता है। अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन ये पेबल है इन एनी केस, चाहे कंपनी सॉल्वेंट हो चाहे कंपनी इंसॉल्वेंट हो, ये पेबल है। लेकिन डेटा फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन टू द डेट ऑफ फाइनल पेमेंट, ये इंटरेस्ट तभी पेबल है जब कंपनी सॉल्वेंट हो। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 19 ये है डेट ऑफ वाइंडिंग अप, और कंपनी ने पेमेंट इसके 7 महीने बाद किया, 7 मंथ आफ्टर, इसके 7 महीने बाद पेमेंट किया है लोन का, डिवेंचर का या लोन का पेमेंट हुआ है 7 महीने बाद। तो ये जो 7 महीने का ब्याज है ये लिक्विडेशन के बाद का ब्याज है, ये इनको तभी मिलेगा जब कंपनी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है मतलब जब कंपनी के सारे आउटसाइड डेट निपट चुके हो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लास्ट डेट होता है, इसको हम पे करते हैं, यदि उसका भी पेमेंट निपट गया हो मतलब कंपनी सॉल्वेंट है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हो गया हो पूरा पूरा मतलब कंपनी सॉल्वेंट है, तो ये ब्याज मिलेगा लैंडर्स को। लिक्विडेशन के बाद का ब्याज तभी मिलेगा जब कंपनी सॉल्वेंट है। लेकिन पहले का ब्याज, इसके पहले का ब्याज आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, तो अरियर है तो मिलेगा, चाहे कंपनी सॉल्वेंट हो चाहे इंसॉल्वेंट हो, क्योंकि डिवेंचर लोग को सिक्योर बाय फ्लोटिंग चार्ज होते हैं। तो जब चार्ज प्राप्त होता है तो चार्ज सिर्फ प्रिंसिपल पर नहीं, ब्याज पर भी चार्ज प्राप्त होता है, ध्यान रखना बेटा। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया है, पर मुझे लगता है कि वो एग्जाम्पल आप देख के समझ जाओगे, मैंने समझा ही दिया आपको बेटा, ये है ना, यही वही वाली एक्रूड इंटरेस्ट की बात है। ये एक्रूड इंटरेस्ट के बेटा अब एग्जाम्पल मैंने लिखे, आप इसको पढ़ लेना, बाकी मैंने समझा दिया। ये कुछ इंटरेस्ट बेटा लिक्विडेशन के पहले का तो ब्याज देना ही है, चाहे कंपनी सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट, लेकिन उसके बाद का ब्याज, लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ लेकिन पेमेंट में 7 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, तब जाके लोन का पेमेंट हुआ, तब जाके डिवेंचर का पेमेंट हुआ, वो ब्याज तभी मिलेगा जब कंपनी सॉल्वेंट है। और उसी के मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, है ना बेटा, ये सब एग्जाम्पल उसी के हैं। हाँ अब देखो बेटा, एक पॉइंट था जिसमें बैलेंस शीट दी है जून में, बैलेंस शीट 30 जून की, और इंटरेस्ट पेबल सितंबर और 1 अप्रैल को है। और बेटा जब जून के पहले ब्याज कब मिला होगा? 1 अप्रैल को, तो अप्रैल में जून, ये 3 महीने का ब्याज क्या हो गया? 3 महीने का ब्याज है बिफोर लिक्विडेशन। ध्यान रखिएगा बेटा, हमें इस इंटरेस्ट को कंसिडर करना है जहां भी इस क्वेश्चन में, चूंकि बैलेंस शीट बन रही है, ट्रायल बैलेंस बन रहा है। आप जब ये क्वेश्चन करेंगे, अब नोट्स में है बेटा, ये कहाँ है आप समझ जाएंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ब्याज दिया गया था 1 अप्रैल को और बैलेंस शीट दी है 30 जून की, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया, अक्रूड हो गया, तो आपको ये 3 मंथ का इंटरेस्ट, चूंकि बिफोर लिक्विडेशन है, ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट। एक होता है बेटा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। आपके मॉड्यूल का जो अनसॉल्व क्वेश्चन, उसका पहला क्वेश्चन उन्होंने इसी का दे दिया है, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल में भी क्रेडिटर, उसका एक खास बात वहां पड़ेगा, उसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी, पर फंडा ये है। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रैंक पारी पासिव विद सिक्योर्ड क्रेडिटर। रैंक पारी पासिव विद सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यानी वर्कमैन ड्यूज को सिक्योर्ड क्रेडिटर के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अजीब सी बात है। एग्जाम्पल देखो बेटा,
एक लोन है वो सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसकी लैंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है रिलाइजेबल 6 लाख है और लोन 720 का है। और इधर वर्कमैन ड्यूज रुपीज 80,000 है। बेटा वैसे देखा जाए ना तो ये बिल्डिंग से मिलेगा 6 लाख, तो ये पूरा 6 लाख देना चाहिए इस लोन के बदले में, बराबर। ये जो लोन है 720 का और असेट से 6 लाख मिला, और इस लोन देने वाले के पास बिल्डिंग के पेपर्स हैं, पर जब बिल्डिंग बिकेगी तो देखा है तो पूरा 6 लाख इस लोन वाले को मिलना चाहिए। लेकिन लॉ ने इस सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये लोन भले वो पार्टली सिक्योर्ड है, इसके साथ इंटरफेरेंस किया है, अनजस्टिफाई किया है। इस वर्कमैन ड्यूज को यानी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को सिक्योर्ड क्रेडिटर के बराबर लाके खड़ा कर दिया है, मतलब इस लैंड बिल्डिंग में उनका भी हक हो गया। ये अजीब सी बात है पर है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो आपको ये जो 80 ये लोन है 720 और ये वर्कमैन ड्यूज है 80, ये लोन और ये वर्कमैन ड्यूज, ये है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिट। मैं लिख भी नहीं पा रहा हूं पूरा टाइम बेटा। आप क्या करेंगे, जो 6 लाख मिलेगा ना इस पर इन दोनों का हक है, ये है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। तो बेटा क्या होगा, इस 6 लाख पर दोनों का हक है तो ये 6 लाख रुपीज दोनों वो बैठेंगे इनके रेशियो में। अभी हमारे इसमें ये 80% हो रहा है, ये 90% हो रहा है, ये 10% हो रहा है, होना ना बेटा। 7,20,000 और 80,000 कुल दोनों का मिला के हुआ 8 लाख, दोनों का मिला के 8 लाख हुआ। 8 लाख का ये 10% या 90%, तो बेटा ये 60,000 का 90%, 6 लाख का 90%, यानी इसको मिलेगा 540 और इसका जो है 50-60 इसको भी मिलेगा। मतलब जब 6 लाख की एसेट रियलाइज होगी तो न सिर्फ सिक्योर क्रेडिट को मिलेगा बल्कि इसमें वर्कमैन ड्यूज को भी शेयर दिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ अमाउंट। या आप फॉर्मूले मत लगाओ, बस ऐसा कर लो कि लोन और वर्कमैन ड्यूज दोनों का अमाउंट रेशियो में बांट दिया जाएगा। यह है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब बेटा अब आता है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आई थिंक ये कंफर्टेबल होगा आपके लिए। बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मैं इसका एक फॉर्मेट बता रहा हूँ बेटा। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर चूंकि बहुत इजी है इसलिए उसमें स्टूडेंट का मानेंगे सर आप बेसिक बता दो, क्वेश्चन हम करेंगे। तो हम इसका फॉर्मेट में लिखवा रहा हूँ। लिखवाते वक्त समझाना मैं चाहता हूँ लिख के रख लेता, मेरे पास तो प्रिंट आउट पड़ा हुआ है इसका, मेरे पास तो इसका पूरा लिखा हुआ पड़ा है। मैं चाहूँ तो आपको लिखा सकता हूँ एज इट इज, पर मैं चाहता हूँ आपको बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी का नाम लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इन लिक्विडेशन, ये जरूर लिखिए इन लिक्विडेशन क्योंकि कंपनी अंडर लिक्विडेशन है, इन लिक्विडेशन जरूर लिखिए। उसके बाद एज ऑन ये बनता है जिस दिन लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ उस दिन, लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ वहां की डेट डाल दो बेटा। यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट का इनर कॉलम, यहां आती है एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू ईआरवी। बेटा यहां पर आती है असेट्स, याद आएगा आपको, स्पेसिफिकली नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। बेटा ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आपको एबीसीडी पढ़नी पड़ती है, लिस्ट ए से लेके जी तक। ए और बी में असेट आती है, सी डी ई एफ जी में लायबिलिटी आती है, याद आएगा बेटा। तो यहां पर आप सबसे पहले कैश इन हैंड लिख दो, कितनी कैश अवेलेबल है, कैश या बैंक अवेलेबल है। फिर आपको हाँ पर वही असेट आना चाहिए जो कहीं स्पेसिफिकली प्लेज नहीं, जो किसी लोन विशेष के लिए अलग से प्लेज नहीं की गई, किसी लोन विशेष के लिए गिरवी नहीं रखी गई, किसी लोन विशेष के लिए सिक्योरिटी भी नहीं रखी गई, वो असेट आती है यहाँ पर। तो कैश बैंक पहले लिख दो, फिर डेटर से यदि एक्सपेक्टेड कितना डेटर से मिलने वाला है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखना, बुक वैल्यू नहीं। हाँ यदि कुछ नहीं कहा गया तो बुक वैल्यू ही रियलाइजेबल वैल्यू मानते हैं, कुछ नहीं कहा जाए तो बुक वैल्यू को ही मानते हैं, ईआरवी, ध्यान रखना मेरी बात को। और अदरवाइज डेटर से कितना मिलने की संभावना है, स्टॉक से कितना एस्टिमेटेड टू रियलाइज है। फिर बीच में डाल दो कॉल्स इन अरियर, मान लो पुराने शेयर होल्डर से 50,000 की कॉल की गई थी जो अरियर में है, उसमें से अभी 20,000 मिलने की संभावना है तो 20 यहाँ लिख दो,
पॉलिसी रेट से कितना मिलने की संभावना है। फिर फिक्स्ड असेट्स से कितना मिलने की संभावना है, ये सबका टोटल करके इसको बाहर लिख दो। ये आ गया फ्रॉम ए लिस्ट। ए लिस्ट मतलब वो असेट जो कहीं स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है। और फिर बी लिस्ट में असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। एज पर लिस्ट बी बेटा फॉर्मेट तो बस एक फटाफट रिवीजन हो जाए उसके लिए। बेटा इसमें क्या होता है, एक तो आता है पर्टिकुलर ऑफ असेट्स, उसकी ईआरवी क्या है असेट की, लोन कितना है, सम ड्यू और सम ड्यू, उसके बाद उसका सरप्लस बचा है या डेफिशिएंसी। बेटा फॉर एग्जांपल यहां पर वो असेट आती है जो कहीं लोन विशेष के लिए सिक्योरिटी में रखी गई है, जैसे स्टॉक रखा गया है ओडी के लिए, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर लोन के लिए पर्टिकुलर असेट, तो वो बी लिस्ट में आएगी। तो असेट स्पेसिफिक विलेज यहाँ आती है। बेटा फॉर एग्जांपल पहले आया लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी ईआरवी है मान लो 7 लाख और लोन है मान लो 580, तो बेटा 120 बच गया, ये 120 बाहर आ जाएगा। ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। और मान लो दूसरा है या दूसरा है स्टॉक, यदि स्टॉक बेटा यहाँ आ रहा है फिर वो ऊपर ए लिस्ट में नहीं आएगा। मान लो स्टॉक से मिलने वाला है 4 लाख और सम ड्यू है 580, तो बेटा यहाँ 180 डेफिसिट पड़ रही है, तो बेटा स्टॉक है 4 लाख का, ईआरवी 4 लाख की, पर जो सम ड्यू है 580 बेटा ओडिया जो भी है, तो 180 का हो गया अनसिक्योर्ड। इसको अनसिक्योर्ड में ले जाना ना भूलें, नीचे लिस्ट अभी बनने वाली है अनसिक्योर्ड की। बेटा आपको पता है ए और बी में आती है असेट, सी में आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डी में डिवेंचर होल्डर या एनी अदर लोन है सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। उसके बाद आता है ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में, बेटा इसको लेना ना भूले, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ए बी ई में ले जाएंगे इसको, है ना बेटा। हाँ एक क्वेश्चन में ऐसा जरूर था, एक क्वेश्चन में ऐसा था बेटा, जैसे ये लैंड एंड बिल्डिंग है, मिला 7 लाख, लोन है 550, 50 सरप्लस। वैसे हम सरप्लस वहां बाहर लिखते हैं, वैसे हम बाहर लिखते हैं, पर एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ था इसी लैंड बिल्डिंग पर एक और लोन ले लिया गया सेकंड चार्ज देकर। ये लैंड बिल्डिंग है, ये अब यहां पर सरप्लस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा जो सरप्लस बचा है इसको नीचे ले आओ। इस पर लोन है 210 का, इस 210 के लोन को भी लैंड बिल्डिंग पर सेकंड चार्ज प्राप्त था, तो जो 150 का अमाउंट बचेगा ना वो बाहर बाकी लाइबिलिटी के लिए अवेलेबल नहीं होते हुए वो इधर आ जाएगा सेकंड लोन के लिए सेकंड चार्ज, तो ये अनदर लोन के लिए सेकंड चार्ज, तो ये सेकंड चार्ज का ये 150 का सरप्लस इधर ले आए। अब 150 का सरप्लस अवेलेबल है फॉर 2,10,000 लोन, यहां हो गया 60 का अनसिक्योर्ड, ये जाएगा अनसिक्योर्ड। ठीक है बेटा, ये सब बेटा आपको मैंने बेसिक बताया है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है बेटा। हाँ अब यहां पर यदि यहां सरप्लस होता है तो यहां आता है, और यदि डेफिसिट होती है तो कहां जाती है, अनसिक्योर्ड में। ठीक है बेटा। इसके बाद ये आ जाता है, ध्यान दे बेटा, ये क्या आ जाता है, ये लिस्ट ए वाली असेट, ये लिस्ट बी वाले का सरप्लस, इसको क्या लिखते हैं, एस्टिमेटेड असेट्स अवेलेबल फॉर, बेटा मैं याद देता हूं ताकि आपका लोड थोड़ा कम हो जाए, एस्टिमेटेड असेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर। ये जो ए लिस्ट वाली असेट और बी का सरप्लस किस किस के लिए अवेलेबल है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए, डिवेंचर होल्डर के लिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए और फिर शेयर होल्डर के लिए, इन सब के लिए असेट अवेलेबल है। तो ये लिख देते हैं अपन इसी तरह से। इसके बाद यहां पर बेटा एक समरी ऑफ ग्रॉस असेट भी बनती है, समरी ऑफ ग्रॉस असेट, याद आ गया होगा आपको बेटा। इसमें ए लिस्ट वाला तो जो है ना, ए लिस्ट वाला तो बेटा इजीली आ जाएगा क्योंकि सब ग्रॉस ही, इसमें कुछ भी घटा हुआ नहीं है। लेकिन बी लिस्ट में बेटा क्या होता है, जैसे असेट है 5 लाख की एस्टिमेट वैल्यू, और बेटा सम ड्यू मान लीजिए ये लोन है 420 का, तो बेटा 80 का सरप्लस ही आया यहाँ पर। तो 80 जो बेटा है ना ये ग्रॉस नहीं है, 5 लाख था असेट्स की ग्रॉस वैल्यू, और 80 जो है
5 में से 420 घटाने के बाद की 80 वैल्यू नेट है, तो बेटा ये वैल्यू ग्रॉस है, ये वैल्यू ग्रॉस है, लेकिन ये वैल्यू नेट है। क्या करते हैं बेटा, यहां पर ग्रॉस वैल्यू दिखाने के लिए, जैसे यहां पर आया था मान लो 740, ये फ्रॉम ए लिस्ट था, तो ए लिस्ट वाला तो 740 ले ही लो, और बी लिस्ट वाला बेटा जो यदि यहाँ 80 था, क्योंकि असेट से मिला 5 लाख, 420 का लोन है, बाहर 80 है, तो यहाँ पर आप बी लिस्ट में 5 लाख लो, ये ग्रॉस वैल्यू है, ये ग्रॉस वैल्यू लो, इसमें कुछ भी घटावा ना हो। तो ध्यान आ गया होगा, इस तरह से असेट की ग्रॉस वैल्यू यहाँ पर आती है। बेटा ये रिवीजन चल रहा है, इससे ज़्यादा बताना संभव नहीं है, समझ सकते हैं आप। बेटा मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का हेडेक न रहे, क्वेश्चन मतलब आप कर लेंगे। बेटा इसके बाद यहाँ शुरू होता है ग्रॉस लाइबिलिटी कॉलम, और यहाँ से शुरू होती है लाइबिलिटीज, घटाना शुरू करते हैं। यहाँ लेफ्ट में ग्रॉस लाइबिलिटी कॉलम बनता है और यहाँ लिखते हैं लाइबिलिटीज, और यहाँ लाइबिलिटी आती रहेगी बेटा। अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले बेटा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो बेटा, ये जो मान लो लैंड बिल्डिंग थी, इसकी ERV थी 5 लाख और सम ड्यू था 420, तो बाहर आ गया 80, तो 420 बेटा ये हो गया सिक्योर्ड डेब्ट, क्योंकि 5 लाख की एसेट अवेलेबल है 420 के क्रेडिटर्स के लिए, तो ये हो गया सिक्योर्ड डेब्ट, सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो बेटा यहाँ पर अब चूंकि 420 का पेमेंट यहाँ आ चुका है, तो ये और 80 जो घटा है, 80 जो बचा है, 80 जो बचा है, ये 420 घटाने के बाद, तो 420 का पेमेंट चूंकि ऊपर दिखाया जा चुका है, तो 420 का पेमेंट नीचे नहीं दिखाया जाएगा बेटा, 420 तो ऊपर घट गया ना, तो नीचे नहीं दिखाएंगे ना, लेकिन 420 को यहां जरूर दिखाया जाता है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर यहां नहीं आएंगे क्योंकि उनको ऊपर घटाया जा चुका है, लेकिन वो लेफ्ट में डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी के लिए लिए जाते हैं। बस ये ध्यान रखना कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो ऊपर घटाए जा चुके हैं, बी लिस्ट में घटाए जा चुके हैं, उसको राइट में नहीं लेना, लेकिन लेफ्ट में उसकी वैल्यू आती है सिक्योर्ड। उसके बाद आता है बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंशियल को ही दिया जाता है, उनका अमाउंट आ जाएगा यहां भी और उनका अमाउंट आ जाएगा यहां भी। फिर जो असेट बची उसके लिए क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड, मैं टाइम फटाफट लिखता हूं, एस्टिमेटेड असेट्स अवेलेबल फॉर, अगला नंबर डिवेंचर होल्डर का होता है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर, ये बचा उनके लिए। और नंबर किसका आया, डिवेंचर होल्डर एंड एनी लोन सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी, तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। बेटा डिवेंचर ही आएंगे जरूरी नहीं है, कोई लोन यदि सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज है वो भी यहाँ आएगा, डिवेंचर भी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज होते ही हैं, इवन क्वेश्चन लिखना भूल जाए तो भी मान लेना कि डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज है, उसको आप विथ इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट बनता है, डिवेंचर और उसका इंटरेस्ट, लोन या उसका इंटरेस्ट मिलाकर अमाउंट यहाँ आएगा, राइट में भी और लेफ्ट में भी, क्योंकि प्रेफरेंशियल के बाद उन्हीं का नंबर आता है। क्यों नंबर पहले आता है, अनसिक्योर्ड के बाद में क्यों आता है, क्योंकि उनको बाकी की असेट पर फ्लोटिंग चार्ज है, इसलिए उनको अनसिक्योर्ड के पहले लिया जाता है। अब यहां से लैंग्वेज बदलती है बेटा, यहां पर लैंग्वेज बदलने का रीजन है, वो रीजन ये होता है, फॉर एग्जांपल यहां था बचा 4 लाख और लोन है, ये डिवेंचर है 6,20,000, तो बेटा 2 20 के लिए ऐसा थोड़ा लिख सकते हैं कि एस्टिमेटेड असेट अवेलेबल फॉर, तो यहां पर क्या शुरू हो जाता है, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी, और यदि सरप्लस होता तो सरप्लस देते, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर, यानी डिवेंचर होल्डर को कंसीडर करने के बाद हमें इतनी डेफिशिएंसी पड़ रही है। इसके बाद नंबर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई, बेटा मैं आपको इसका सही प्रिंट आउट तो दे दूंगा, ये तो मैं रफ में लिख रहा हूं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बेटा यहां भी आ जाएंगे, यहां भी आ जाएंगे, और बस ये लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी टोटल खत्म, बस ये ग्रॉस लाइबिलिटी टोटल लगा के छोड़ दो, बस यहाँ पे ये है आउटसाइड लाइबिलिटी का टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी। इसके बाद नंबर आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज पर लिस्ट एफ और इक्विटी शेयर होल्डर एज पर लिस्ट जी। और बेटा उनका यदि अरियर ऑफ डिविडेंड है, अरियर ऑफ डिविडेंड, तो वो भी यहां पर जोड़ लो यदि प्रेफरेंशियल क्यूमुलेटिव है तो, और वो भी कौन सा वाला, लिक्विडेशन की डेट के पहले वाला आएगा, अभी तो लिक्विडेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो अरियर ऑफ डिविडेंड लो यदि क्यूमुलेटिव है तो, और नॉन क्यूमुलेटिव तो मत लो, वो ले लो यहाँ पर। और यहाँ आती है पेड अप कैपिटल, यहाँ भी और यहाँ, अब लेफ्ट में जरूरत नहीं, बस राइट में, अब लेफ्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट में। और इक्विटी शेयर में पेड अप कैपिटल, बेटा पेड भी आएगा ना, यदि मांगा गया
कुल कॉल्ड अप 10 लाख है, उसमें से बेटा 10,000 कॉल्स इन अरियर है, तो 990 दिखाएंगे ना देना जो पेड है। और कभी कभी क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, जैसे कि हमारी इक्विटी शेयर की मिलती 10 लाख, 10 लाख, इस पर ऊपर 50 चल रहा था कॉल्स इन अरियर, 50 कॉल्स इन अरियर था 50, तो पेड अप पुरानी कितनी थी 950, वो ले लो। ओ बेटा इस 50 में से भी हमने लिस्ट ए में ये कॉल्स इन अरियर जो है ना, यहाँ उससे मिलना 20 दिखाया है कि 20 मिलेगा, तो बेटा 950 मिल चुका था पहले और 20 अभी ऊपर मिलने की संभावना लग रही है, तो हमें देना पड़ेगा कितना 970। इसके बाद जो आएगी ये लिख देंगे डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड मेंबर, पहले डेफिशिएंसी एज रिगार्ड मेंबर्स और एज पर लिस्ट एच, इसको लिस्ट एच से टेली करेंगे। बेटा ये चूंकि स्टेटमेंट ऑफ बहुत 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 ईजी है, बच्चों जैसा है, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन नहीं करवा कर आपका टाइम वेस्ट करना चाहता। हाँ लेकिन इसकी लिस्ट एच जरूर बहुत शानदार है। बेटा ये जो डेफिशिएंसी आई है, ये जो डेफिशिएंसी आई है, इसको, इस डेफिशिएंसी को लिस्ट एच से हम वेरीफाई करते हैं, ये पता करते हैं कि डेफिशिएंसी आई तो इतनी है, जैसे मान लो डेफिशिएंसी आई 28 लाख, ये डेफिशिएंसी किस वजह से आई, इसके क्या क्या कारण रहे, उसको हम एनालाइज करते हैं लिस्ट एच में। तो अब हम आते हैं बेटा लिस्ट एच पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लिस्ट एच पे आ जाएं बेटा, उसमें आपको दिक्कत भी होती है लिस्ट एच में, तो हम आते हैं लिस्ट एच पर। लिस्ट एच, लिस्ट एच बेटा याद आ गया होगा आपको लिस्ट एच, देखो बेटा लिस्ट एच यानी डेफिशिएंसी अकाउंट, ये लिस्ट एच बताती है कि डेफिशिएंसी जो आई है ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फेयर में वो कैसे आई होगी, किस किस वजह से आई। बेटा इसमें दो पार्ट होते हैं, वो आइटम जो डेफिशिएंसी बढ़ाते हैं वो ऊपर आते हैं, आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी और रिड्यूसिंग सरप्लस, जो डेफिशिएंसी बढ़ाते हैं या सरप्लस को कम करते हैं, और सेकंड पार्ट में आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस, जो सरप्लस बढ़ाते हैं या डेफिशिएंसी कम करने वाले। ये नीचे वो आते हैं 4 आइटम जिससे डेफिशिएंसी कम होती है, और ऊपर 5 आइटम जो डेफिशिएंसी बढ़ाते हैं। बेटा अब इसको लॉजिकली समझाना असंभव है, क्योंकि बेटा ये रिवीजन है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर कि मैं आपको एक एक पॉइंट का लॉजिक बताऊं। बेटा क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आता है एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट्स। एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर का असेट का मतलब समझो बेटा, मैं अब थोड़ा सा मतलब तो बता ही रहा हूँ, जितना मैं बता सकता हूँ बेटा। ये बैलेंस शीट है, तो बेटा ध्यान रखना ये जो आती है ना, ये जनरली 2 या 3 साल 4 साल पुरानी चीजें आती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी चीजें आती है जनरली। ये क्या है बेटा, ये आती है कैपिटल, वो चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस हो। यहाँ आती है बेटा लायबिलिटी, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। इधर आती है असेट्स, ये है कैपिटल, ये है लायबिलिटी, ये है असेट। अब देखो बेटा, मतलब ये ज्यादा है इससे, मान लो ये 10 लाख, ये 30 लाख, ये हुआ 40 लाख, और ये 25 लाख। कैपिटल एंड लायबिलिटी ज्यादा है असेट से, यहां पर 15 लाख से, तो 15 लाख क्या होगा पीएनएल का डेबिट बैलेंस। तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस का मतलब ही दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट। बेटा इससे ज्यादा समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो यदि एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट है मतलब लॉसेस हैं, और उल्टा है वाइस वर्सा है, एक्सेस ऑफ असेट्स हैं, असेट ज्यादा है कैपिटल लायबिलिटी से, तो मतलब रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है या रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व है। तो बेटा यदि कंपनी में लॉसेस हैं तो लॉसेस से कंपनी की डेफिसिट बढ़ती है, हाँ बिल्कुल बढ़ती है। तो बेटा यहां आते हैं ओल्ड लॉसेस ऑफ कंपनी, बेटा ये आता है कंपनी के पुराने लॉसेस, यानी डेबिट
बैलेंस ऑफ पी एंड एल। लॉसेस का मतलब ही होता है डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, बताओ ये आ जाएंगे। तो एक्चुअल में है ये डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, एक्चुअल में है ये लॉसेस, पर उसका नाम ये लिखता क्या है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट, का इसका मतलब ही होता है लॉसेस, और वही डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल। जिस और लॉसेस से डेफिसिट बढ़ती है। बेटा कंपनी में लॉस हो गई, घाटा हो गया, सोचो ना आप, कंपनी में यदि लॉस होगा तो कंपनी की एसेट कम हो जाएगी या लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इससे कंपनी की डेफिसिट आ जाएगी ना कंपनी में। तो लॉसेस एक सबसे बड़ा रीजन है कंपनी को में डेफिशिएंसी बढ़ाने वाला। पर ये लॉसेस बेटा पुराने आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, यहाँ आते हैं ट्रेडिंग लॉसेस, फिर यहाँ आते हैं ट्रेडिंग लॉसेस, यहाँ आते हैं नॉन ट्रेडिंग लॉसेस। व्यापारिक लाभ, और जैसे लॉस बाय फायर हो गया वो नॉन ट्रेडिंग है, लॉस बाय स्ट्राइक हो गया नॉन ट्रेडिंग है, लॉस बाय थेफ्ट हो गया नॉन ट्रेडिंग है, कोई दंगे हो गए रॉयट्स वगैरह, इसी तरह का लॉस नॉन ट्रेडिंग लॉस है। नॉन ट्रेडिंग लॉस है, उससे भी डेफिसिट बढ़ती है, ट्रेडिंग लॉस से भी डेफिसिट बढ़ती है। पर अब समझ में नहीं आ रहा कि लॉस ये तो नॉन ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग है, और ये भी लॉस, ये भी लॉस, ये भी लॉस, तो ये तो मान लिया कि नॉन ट्रेडिंग लॉस है। बेटा होता क्या है, अब ध्यान दो बेटा, जिसे ये लिक्विडेशन 2020 में हो रहा है, मार्च 2020 में, तो बेटा ये हो सकता है 2000 अप टू 2017 आया हो। यदि 2017 तक का आ गया, ये 2017 तक के लॉसेस, तो 2018, 2019, 2020 का यहाँ आएगा। यदि फिर या फिर यदि ये आ गया है अप टू 2018, तो 2019 एंड 2020 का लॉस यहाँ आएगा। मतलब यहाँ आते हैं पुराने लॉसेस और यहाँ आते हैं रिसेंट लॉसेस। जैसा क्वेश्चन दे, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पर कौन से आएंगे और ऊपर कौन से आएंगे, लेकिन यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे लेटेस्ट वाले, रिसेंट, और यहाँ आते हैं ओल्ड। अभी रिसेंट और ओल्ड का फर्क हम नहीं, क्वेश्चन बनाने वाला करेगा। यदि लिक्विडेशन 2020 में हो रहा है, मार्च 2020, तो 2020 का तो यहाँ आना तय है लगभग। तो अब क्वेश्चन ने दिया है यदि यहाँ 2017 तक का, तो 18-19 का यहाँ आएगा और 20 का यहाँ आएगा, और यदि 2018 का दे दिया तो यहाँ पर 19-20 का ही आएगा, यदि 2019 तक का दे दिया तो सिर्फ यहाँ 20 का ही आएगा। तो समझ में आ गया होगा बेटा, इससे ज़्यादा समझा जाना मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ बेटा, यहाँ पर जो लॉसेस आते हैं वो पुराने आते हैं, वो चाहे ट्रेडिंग हो चाहे नॉन ट्रेडिंग हो, तो लेकिन यहाँ जो आते हैं ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, वो रिसेंट होते हैं। अब यदि हमने जैसे लिक्विडेशन 2020 में हुआ और ये 2017 तक का है, यदि ये 2031 मार्च 17 तक का है अप टू, तो 2017 के पहले क्या हुआ वो सब भूल जाओ, क्योंकि वो सबका इफेक्ट इसमें आ चुका, और 17 के बाद क्या हुआ वो सब यहाँ लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया होगा बेटा, ये समझ जाऊँ क्या रिविजन करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ आता है डिविडेंड पेड। बेटा डिविडेंड चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस, यदि कंपनी ने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड देने से कंपनी की एसेट कम होती है, उससे डेफिसिट बढ़ती है, तो डिविडेंड पे किया वो डेफिसिट बढ़ाने वाला आइटम होता है। लॉजिक पे जाना संभव नहीं मेरे लिए इससे ज़्यादा, क्योंकि डिविडेंड दोगे तो उससे एसेट कम होगी, और एसेट कम होगी तो डेफिसिट बढ़ेगी। तो यदि कंपनी ने, और जैसे बेटा डिविडेंड कौन सा वाला, यदि आपने यहाँ 31 मार्च 2017 तक का लिया है अप टू, तो 2017 के बाद जो डिविडेंड दिया वो सब यहाँ आ जाएंगे। यदि आपने 2018 लिया है तो 19-20 में जो डिविडेंड दिया वो आएगा। यदि आपने 2016 तक का लिया है तो 17-16 के बाद जो डिविडेंड दिया वो यहाँ आएगा, ठीक है बेटा। तो डिविडेंड देने से डेफिसिट बढ़ती है। हाँ तो बेटा ये आ गया पुराने लॉसेस, उसके बाद दिया गया डिविडेंड, उसके बाद हुआ ट्रेडिंग लॉस, उसके बाद हुआ नॉन ट्रेडिंग लॉस। और बेटा ये सब तो एक्चुअल लॉसेस हैं, ये सब वो एक्चुअल लॉस जो बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट आ चुका है, ये सब एक्चुअल है, हो चुके हैं। लेकिन यहाँ आते बेटा लास्ट में एस्टिमेटेड लॉसेस जो हुए नहीं पर होने की संभावना है, एस्टिमेटेड लॉसेस। इसमें बेटा होता ना कि असेट लिखी है बुक्स में 5 लाख की और मिलने की संभावना 3 लाख है, असेट बुक में है, क्योंकि बेटा ये आपको पता है स्टेटमेंट आफ्टर एस्टिमेट बेस पे बन रहा है, अभी एक्चुअल नहीं, लिक्विडेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एस्टिमेशन है। असेट 5 लाख की लिखी है, उसकी ईआरवी 3 लाख है, तो 2 लाख क्या हो गया एस्टिमेट लॉस। या फिर कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के बाहर है, जो बुक्स में प्रोवाइडेड नहीं है, मान लो 70,000 है, उसमें से लग रहा है कि 25 तो आ जाएगी, 25 तो देनी पड़ेगी, तो 25 भी एक क्या हो गया एस्टिमेट लॉस।
क्योंकि वो भी बुक्स में प्रोवाइडेड नहीं है। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्जन जो होता है वो भी एस्टिमेट लॉस में ही आता है, आपको याद होगा। तो वो एस्टिमेट लॉसेज यहाँ आते हैं। तो ये है डेफिसिट बढ़ाने वाले आइटम। और उसके रिवर्स एक्सेस ऑफ असेट ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटी, जैसे जनरल रिजर्व, वो भी बेटा वही पुराना वाला। उसके बाद यदि कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ है तो वही आएगा, और कोई नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ है, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी को कोई स्पेकुलेशन एक्टिविटी में फायदा हो गया, जो बिजनेस कंपनी का नहीं है पर उससे कोई कंपनी को फायदा हो गया, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। और यहाँ पर जैसे ऊपर एस्टिमेट लॉस आया था, यहाँ एस्टिमेट गेन आएगा, एस्टिमेटेड गेन। जैसे बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 5 लाख पर मिलने की संभावना 550 है, तो 50 एस्टिमेट गेन में आ जाएगा। बेटा ये डेफिसिट बढ़ाने वाला आइटम, ये डेफिसिट कम करने वाला आइटम। बेटा ये मैंने समझा दिया। अब मैं आपको, क्योंकि लिस्ट एज सबसे टफ पड़ती है, तो मैं एक एग्जांपल भी लिस्ट एज का ले रहा हूं, क्योंकि सबसे टफ तो स्टेटमेंट ऑफ लिस्ट एज ही है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ में तो क्या है, बिल्कुल केजी के बच्चों जैसा नहीं बना, तो 8वीं क्लास के बच्चे भी स्टेटमेंट ऑफ समझ सकते हैं। तो आप तो इतने भारी भरकम बुजुर्ग हो चुके हैं, सीए फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, और आपका दिमाग भी आजकल बहुत तेज चल रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ तो आप चुटकियों में कर लेंगे, मैंने फॉर्मेट बता दिया है, कर आप लेंगे। लिस्ट एज के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल, इवन मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, अपने नोट्स में भी है, यही क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, यही नोट्स में वो करवा रहा हूँ। तो बेटा आप क्वेश्चन निकाल लीजिए मॉड्यूल का, और मैं ये क्वेश्चन देखिए, अब तक आप जल्दी से फटाफट निकालिए बेटा मॉड्यूल, ये क्वेश्चन देखिए। देख लिया बेटा, देख लिया। कटिंग करवा ली मैंने। चलिए बेटा, सिर्फ लिस्ट एज करवाऊंगा, पूरा स्टेटमेंट ऑफ नहीं बनाऊंगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल का है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इक्विपमेंट लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 98, ये दिसंबर 98 का है। इक्विटी कैपिटल 240, प्रेफरेंस कैपिटल 1 लाख की है, उसमें 5,000 का कॉल इन अरियर है, तो 95 पेड अप कैपिटल है, और 5% डिवेंचर है। इंटरेस्ट जून तक दिया गया है, मतलब और अभी चल रहा है दिसंबर, और इंटरेस्ट दिया गया है जून तक, मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट अभी देना बाकी है। मॉर्गेज लोन लैंड बिल्डिंग पर है। क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड है। वेजेस आउटस्टैंडिंग 20,000 मंथ दिए हुए नहीं है, कितने महीने का, नंबर ऑफ परसेंट दिए हुए नहीं है, पूरा प्रेफरेंशियल मान लेंगे। सेक्रेटरी की सैलरी, सैलरी वर्ड है, मतलब ये सेक्रेटरी पेरोल पर है, एम्प्लॉय है, तो इसकी सैलरी प्रेफरेंशियल मानेंगे। ये 500 रुपीज पर मंथ से 3,000 है, 3,000 मतलब ये 6 मंथ की हुई, 6 मंथ में से 4 मंथ की सैलरी प्रेफरेंशियल मानेंगे, 2,000 प्रेफरेंशियल, और 1,000 ले जाएंगे अनसिक्योर्ड में। एमडी की सैलरी को पूरी अनसिक्योर्ड में, क्योंकि एमडी एम्प्लॉय नहीं होता। असेट बुक वैल्यू राइट हैंड पे है 120, और असेट से मिलेगा 130, ये 10 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। प्लांट पर 70 का लॉस है, टूल्स पर 16 का लॉस है, पेटेंट पर 20 का एस्टिमेट लॉस है, स्टॉक पर भी 13,000 का एस्टिमेट लॉस है 13 का। इन्वेस्टमेंट 180 की बुक्स में है, उनसे मिलेगा 170, 10 का लॉस है, और ये इन्वेस्टमेंट एक ओडी 190 के लिए सिक्योरिटी पे रखा गया है। बुक डेट्स 30 का लॉस है। बेटा ये तो हमारा आप बना लोगे, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना लोगे, मुझे पक्का भरोसा है आपके ऊपर। बेटा सेकंड ग्रुप देना भारी तो पड़ता है, लेकिन कोई चिंता मत करो, फर्स्ट ग्रुप अच्छे से देने के बाद जो आप टाइम बचेगा, 1 दिन का गेप होता है, उसमें भी आप देखो 1 दिन पहले क्या करना बेटा, जिस दिन आप एग्जाम देके आओ फर्स्ट ग्रुप की खत्म हो, और एडवांस का पेपर सबसे पहला होता है मेरे ख्याल से, तो बेटा क्या करो उस दिन आकर के, तो शाम को क्या करो सारे वीडियो देख डालो रिवीजन वीडियो, और फिर उसके बाद रात तक रिवीजन वीडियो देके दूसरे दिन से क्वेश्चन शुरू कर दो, तो ये काम आएगा आपको। हम ये वीडियो उस वक्त फिर से अपलोड कर देंगे ताकि आप उस दिन देख पाए। 31 दिसंबर 93 को बैलेंस शीट ऑफ इक्विपमेंट लिमिटेड शोड ए रिजर्व ऑफ 40 एक्कम्पनीड बाय डेबिट बैलेंस ऑफ 25 इन पीरियड। 40 का था, 93 से शुरू किया क्वेश्चन ने, तो 93 में 40 का प्रॉफिट था रिजर्व, और 25 का लॉस था, नेट 15,000 का प्रॉफिट था, और प्रॉफिट था मतलब एक्सेस ऑफ असेट थी। 40 का रिजर्व, 25 का पीएनएल का डेबिट बैलेंस, नेट बचा 15,000 का रिजर्व, 15 का जनरल रिजर्व बचा है, मतलब एक्सेस ऑफ असेट है, वो भी 93 में, और अभी चल रहा 98, 94, 95, 96, 97, 98, 5 साल हो चुके हैं। तो ओल्ड मतलब क्या हो गया 93 तक, और लेटेस्ट मतलब
94, 95, 96, 97, 98 ये सब हो गए लेटेस्ट, रिसेंट, ये ताजे ताजे, और 93 तक ओल्ड। अब 94 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 40 और कंपनी ने 10% इक्विटी डिविडेंड दिया, और इक्विटी दिया तो प्रेफरेंस तो दिया ही होगा ना। और इन 95 कंपनी को 1,09,000 का लॉस हुआ, बिसाइड लॉस ऑफ 40,000 ड्यू टू फायर, 40 का नॉन ट्रेडिंग लॉस और 1,09,000 के ट्रेडिंग लॉसेस कब, इन 95। अब बचा कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप एक्सपेक्टेड 15,000। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंडिंग अप एक्सपेंस भी होते हैं, पर हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इस कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप को कहीं स्थान नहीं दिया गया। न सी में आता है, प्रेफरेंशियल ग्रेड में भी नहीं आता, डी फॉर डिवेंचर में भी नहीं आता, ई फॉर अनसिक्योर्ड में भी नहीं आता, क्योंकि ये लाइबिलिटी अभी आई नहीं है, ये तो फ्यूचर में आने वाली। फिर भी इसको ले सकते थे वो फॉर्मेट में कि खर्चा आने वाला है, इससे डेफिसिट बढ़ेगी, खर्चा होगा तो डेफिसिट तो बढ़ेगी ना इससे, लेकिन फिर भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के फॉर्मेट में इस कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप को कंसिडर नहीं किया गया। इसका मतलब जो डेफिशिएंसी वहां आती है उससे 15,000 डेफिशिएंसी बढ़ के आएगी, क्योंकि खर्चे भी तो होंगे, पर हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिया नहीं गया, तो इसको हमें कहीं स्थान नहीं देना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी नहीं, लिस्ट एच में भी नहीं। बस नीचे नोट लगा दो क्वेश्चन खत्म होने के बाद कि हमने जो ऊपर डेफिशिएंसी निकाली है वो बाइंडिंग अप एक्सपेंसेस को कंसीडर किए बगैर निकाली है, मतलब दिस अबव डेफिशिएंसी इज विदाउट कंसीडरिंग एक्सपेक्टेड वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, ये लिख देंगे अपन, सब्जेक्ट टू लिक्विडेशन एक्सपेंस ही लिख देंगे अपन, ठीक है बेटा। अब देखिए ये क्वेश्चन बेटा आपको मेरे ये रिवीजन देखने के पहले थोड़ा पढ़ लोगे ठीक से तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन मैंने 93 तक का तो प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, फिर 94 में क्या हुआ प्रॉफिट वो भी दे दिया, 95 में क्या हुआ लॉस वो भी दे दिया, पर फिर 95 के बाद 96, 97, 98 3 साल का डेटा उड़ा लिया। उन 3 सालों में डेफिनेटली कंपनी में लॉस हुआ होगा, तो 96, 97 और 98 के हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अच्छा ये शायद जो भी हो बेटा, कोई कुछ एक साल या 2 साल, मैंने क्वेश्चन उतारने में गलती तो नहीं की, ये है, एक मिनट, अच्छा ये 95, 96 एंड 97 के है, ये 1,09,000 के लॉसेस 95, 96, 97 के, 98 का लॉस दिया हुआ नहीं, वो हम निकाल लेंगे। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं आपको, ठीक है। ये आपका नोट्स में भी है और आपके मॉडल में भी, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5 है और मॉडल में भी है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए बेटा, सबसे पहला काम तो मुझे लिस्ट स्टेज का फॉर्मेट तो है, अभी मैंने फॉर्मेट भी बना के नहीं रखा आपकी खातिर, मैं चाहता तो जब बना के रख सकता था। यहां आता है एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट, मतलब बेटा होता है लॉसेस डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल लायबिलिटी। बेटा चूंकि रिवीजन है इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन का तरीका थोड़ा उतना सिस्टमेटिक नहीं है। बेटा क्या हुआ, आपको पता है कि 93 तक का ओल्ड है और 93 के बाद न्यू है, लेटेस्ट है। तो 93 तक क्या था बेटा, 40 का था जनरल रिजर्व और 25 का था पी&एल, पी&एल डेबिट, नेट 15,000 का एक्सेस ऑफ असेट आ गया। बेटा रिजर्व ज्यादा है, 5 साल पहले रिजर्व क्रेडिट बैलेंस, पी&एल डेबिट बैलेंस, नेट देखा जाए दोनों रिजर्व सरप्लस का नेट बैलेंस 15,000, क्रेडिट बैलेंस बचा, क्रेडिट बैलेंस बचा मतलब एक्सेस ऑफ असेट आ गया 15,000। ये आ गया बेटा कब तक, 31 मार्च 93 तक ये आ गया। तो ये नहीं लाना तय है, या तो ये आएगा या वो आएगा। बेटा 93 तक तो हिसाब किताब हो गया। अब 93 के बाद क्या हुआ, 93 में 94 में क्या हुआ, ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये 1994 में हुआ ट्रेडिंग प्रॉफिट, 1994 का हुआ 40,000। इससे डेफिसिट कम हुई, डेफिसिट कम होने वाला आइटम लिख दिया ट्रेडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट होने से डेफिसिट कम होती है, एसेट बढ़ती है। फिर बेटा डिविडेंड दिया, डिविडेंड पेड इन 94, बेटा इक्विटी डिविडेंड 10% से 24 दिया, और प्रेफरेंस डिविडेंड, बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड जो दिएगा वो 95 की पेड अप कैपिटल पे देते हैं हमेशा 6%, 5,700, 29,700 का डिविडेंड दिया। बेटा डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे नहीं पेड वैल्यू पे देते, जो 5,000 आए ही नहीं उस पर डिविडेंड क्यों दे देंगे,
तो पेड अप पे देते हैं 95 पे डिविडेंड होगा 6%, तो कुल डिविडेंड 29,780 दिया गया 94 में। इससे डिविडेंड देने से एसेट कम हुई, डेफिसिट बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ बेटा? अच्छा, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट तो जनरली दिया हुआ नहीं होता। हाँ, लेकिन यहां पर ट्रेडिंग लॉस जरूर दिए हुए हैं। ट्रेडिंग लॉस 1,09,000 तो दिया है बेटा, ये 95, 96 एंड 97 के हैं, पर इसमें अभी 98 का जोड़ना बाकी है। 98 का लॉस, ये ट्रेडिंग लॉस है बेटा। ऊपर जो लॉसेस आए थे ऊपर वो 93 तक के थे, अब ये आएंगे 93 के बाद के 94, 95, 94 में प्रॉफिट हुआ, नीचे आ गया, ये लॉस है। अच्छा, इधर नॉन ट्रेडिंग लॉस, लॉस बाय फायर, फायर की वजह से 40 का लॉस हुआ था, ये नॉन ट्रेडिंग लॉस में आ गया। ठीक है बेटा, बस अब क्या बचा? एक्चुअल में तो बस ये 98 का जो लॉस है वो निकालना बचा है। वो क्वेश्चन ने बता दिया कि इन्होंने अकाउंट नहीं बनाया तो हमें लॉस निकालना पड़ेगा 98 का। वो लिखते ही ये टोटल बाहर आ जाएगा कि कुल लॉस कितने हुए, और लॉसेस से डिफिसिट बढ़ती है। अच्छा बेटा, वो तो मैं निकाल रहा हूँ अभी, तो मैं निकालना क्यों ना पहले वही शुरू कर दूँ। उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने क्या किया, टाइम नहीं कि मैं आपको सोचने का मौका दूं, मैं सीधे आपको समझा रहा हूँ बेटा। मैंने पीएनएल अकाउंट शुरू किया, मैंने पीएनएल अकाउंट अलग रखा है, जनरल अलग। ध्यान रखना, मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया है। यहाँ पर 1 अप्रैल 93 को 25,000 का डेबिट बैलेंस था, और मैंने रिजर्व इसमें इंक्लूड नहीं किया, रिजर्व अकाउंट अलग मारा है बेटा। इसके बाद नेट प्रॉफिट हुआ 95 में 40,000, इससे हमारा ये प्रॉफिट क्रेडिट में आता है बेटा। उसमें से डिविडेंड दिया 29,700, उससे प्रॉफिट कम हो गया। फिर बेटा क्या हुआ, ट्रेडिंग लॉसेस 95, ये था, सॉरी ये था 94 का, 95, 96 या 97, ये लॉस है 1,09,000 के ट्रेडिंग लॉसेस, ट्रेडिंग। और नॉन ट्रेडिंग लॉस, लॉस बाय फायर हुआ 40,000। तो बेटा ये हमारा आ गया डेबिट बैलेंस 31 मार्च 97, ये आ गया डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल 31 मार्च 97 तक का निकालना पड़ेगा। 25 का लॉस था, 30,700 का डिविडेंड दिया, लॉस बढ़ा, प्लस 1 लाख, ये आ रहा है 2,03,700 माइनस 40, ये आ रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल ऑन 1 अप्रैल 97, 163,700, ये है डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल ऑन 1 अप्रैल 97। और बेटा मैं क्या करूं, 31 दिसंबर 98, सॉरी दिसंबर नहीं, मार्च 98 का यदि मैं पीएनएल का बैलेंस निकाल लूं, मैं यहां अभी निकालने वाला हूं बेटा। ये 31 मार्च 98 को, इस दिन पीएनएल का डेबिट बैलेंस, बैलेंस शीट में कितना था वो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि उसने बैलेंस शीट नहीं दी, लिक्विडेशन की डेट की बैलेंस शीट नहीं दी, मतलब इस दिन का डेबिट बैलेंस गायब है हमारे पास। मैं अभी ये निकालने वाला हूं, यदि मैंने ये रख दिया, ये है 98 तक के लॉस, ये है 97 तक के लॉस, तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग लॉस ऑफ 9798, या जो भी ईयर है। वो इसमें तो खैर वो मार्च नहीं, दिसंबर चल रहा है, सॉरी इसमें दिसंबर चल रहा है ना, मैंने सब जगह वो मार्च एंडिंग वाली वो आदत हो ना, मार्च में एंडिंग के, कोई बात नहीं बेटा। ये आ रहा है 31 दिसंबर, ये भी फिर एक, हाँ वो 1 जनवरी 94 को था, तो ये आ गया 97, 31 दिसंबर 97 तक के लॉस, ये 1 जनवरी 98 का लॉस। और यहाँ आएगा बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 98, ये मैं निकाल लूंगा, ये है 98 तक का लॉस, ये है 97 तक का लॉस, तो ये आ जाएगा लॉस ऑफ ईयर 1998, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा लॉस ऑफ ईयर 1998। बेटा अब मैं क्या करता हूँ, इसको निकालने की कोशिश करता हूँ कि 98 का मैं क्या करता हूँ, 98 की बैलेंस शीट बना लेता हूँ। बेटा बैलेंस शीट में क्या होता है ना, ये बैलेंस शीट होती है, या मैं ट्रायल में बना रहा हूँ, बैलेंस शीट भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ लिखते जाऊँ लाइबिलिटी कैपिटल, यहाँ असेट बुक वैल्यू पर, तो ये क्या आएगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस 31 दिसंबर 98 की बैलेंस शीट बनाऊँ तो मुझे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल मिल जाएगा ना 98 का। तो मैं यहाँ वही काम करता हूँ,
मैं एक बना लेता हूँ ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट। मैंने इधर बना रखा है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, पर ट्रायल बैलेंस से बेहतर आपको शायद बैलेंस शीट लगेगी। रफ में बना रहा हूँ बैलेंस शीट 31 दिसंबर 98 की। बेटा ये बुक बनती है बैलेंस शीट बुक वैल्यू पर। मैं यहाँ पर बगैर अमाउंट 240 की शेयर कैपिटल है इक्विटी, 95 की पेड अप कैपिटल है प्रेफरेंस, है ना बेटा। डिवेंचर है 1 लाख रुपीस के, इस पर इंटरेस्ट 6 मंथ का अक्रूड है ना बेटा। इंटरेस्ट की रेट 5% है, तो 2500 इंटरेस्ट हुआ 6 मंथ का। फिर क्रेडिटर 265,500, ऑनिंग फॉर वेजेस 20, सेक्रेटरी सैलरी आउटस्टैंडिंग 3000, एमडी सैलरी आउटस्टैंडिंग 6000। इधर लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 120, प्लांट की बुक वैल्यू आती है बेटा, बैलेंस शीट बुक वैल्यू आएगी ना, वो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आती है रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेटेड, लेकिन बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आएगी ना। टूल्स 20, पेटेंट्स 50, स्टॉक 87, इन्वेस्टमेंट 180 इसकी बुक वैल्यू है। और इसका ओडी लिखना ना भूल जाए, ओडी 190 लिखना ना भूल जाए, ओडी 190 लिखना ना भूल जाए। बुक डेट्स 90। और एक जनरल रिजर्व मैंने अलग रखा था ना, जनरल रिजर्व मैंने कहा था मैं जनरल रिजर्व अलग रखा रहा हूँ, पीएनएल अलग रखा रहा हूँ। अब देखो बेटा, ये रखते ही मुझे मिल जाएगा पीएनएल का डेबिट बैलेंस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं टाइम बचाना चाहता हूँ तो मैंने ये सब पहले से कर रखा है आपका टाइम बचाने के लिए। तो मैं उसी में से देख के बोल देता हूँ क्या आने वाला है। बेटा ये आ रहा है 295 बैलेंस फिगर आ रहा है पीएनएल का डेबिट बैलेंस। बेटा मैंने बैलेंस शीट बना ली, बैलेंस शीट में लिख दी लाइबिलिटी और जनरल अलग रख दिया मैंने, इधर लिख दिया असेट बुक वैल्यू पर 295 आ गया। पीएनएल का डेबिट बैलेंस ये आ गया 31 दिसंबर 98 तक का, वो मैंने यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, ये रख दिया 295। ये है 98 तक का, 98 तक का लॉस, इंग्लिश में कहें तो लॉसेस अप टू 98 ना बेटा। और ये 97 तक का बेटा, ओपनिंग 98 तक का था, तो ये बैलेंस फिगर क्या आ गया, ये आ गया 295 माइनस 163,700, ये आ गया 131,300 का ट्रेडिंग लॉस ऑफ ईयर 98। ये 98 का लॉस आ गया, ये हमने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। $131,300। बेटा ये मिलाकर लॉसेस कितने हो गए, प्लस 1,09,000, 240,300 के आगे ट्रेडिंग लॉसेस ये 95, 96, 97 और 98 4 सालों के ट्रेडिंग लॉस आ गए। इसमें 98 का लॉस हिडन था, वो निकाल लिया। ये ट्रेडिंग लॉसेस 40,000 नॉन ट्रेडिंग लॉस, और ये लॉस और जो 25 का लॉस था बेटा वो तो इसमें इफेक्ट आ गया ना। ये 25 ये था 93 तक का, 93 तक का 25, इसका इफेक्ट तो जरा 15,000 में आ गया ना बेटा, तो वो तो लेंगे नहीं, उसके बाद के ऊपर ले लिए। अब बेटा बचे हैं, यहां आते हैं एस्टिमेटेड लॉसेस जो अभी हुए नहीं होने की संभावना है, और यहां आते हैं बेटा एस्टिमेटेड गेन। बेटा एस्टिमेटेड गेन में तो एक ही है, लैंड एंड बिल्डिंग पर, लैंड बिल्डिंग पर बुक वैल्यू 120 है, 10 का एस्टिमेट गेन है बेटा, बाकी सब एस्टिमेट लॉस है। मैं लास्ट लॉसेस लिखना स्टार्ट करता हूँ 1 बाय 1। बेटा सबसे पहले मैं इजीली मतलब प्लांट पर 70 का लॉस, टूल्स पर 16 का लॉस एस्टिमेटेड, पेटेंट पर 20 का लॉस एस्टिमेटेड, प्लस इन्वेस्टमेंट पर 10 का लॉस एस्टिमेटेड, और डेटर्स पर 30 का लॉस एस्टिमेटेड। और यहाँ पर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का एक्चुअल में कन्वर्जन है ही नहीं, कॉन्टिंजेंट इनटू एक्चुअल है ही नहीं, ये तो वो लॉस भी यहाँ था, वो जीरो है। जब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाती है तो वो लॉस भी यहाँ लिखना पड़ता है, क्योंकि वो भी एस्टिमेट है। बस बेटा वो यहाँ लिख दो, और इसका टोटल कर लेते हैं अपन 70 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30, 146।
यही है ना, और कुछ तो नहीं छूटा, नथिंग। और बेटा जो प्रेफरेंस पे 5 की कॉल सी एरियर है ना, यदि वो मिल गई तो लिस्ट ए में आ जाएगी, वो असेट नॉन स्पेसिफिक पेज, और नीचे पेमेंट भी हम दिखा देंगे 1 लाख फिर। और यदि नहीं मिली तो लिस्ट ए में कुछ नहीं आएगा, और नीचे पेमेंट भी 95 दिखाना पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पर। यदि मिल गया तो लिस्ट ए में 5 आ जाएगा। कॉल सिनेरियर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, यदि मैं 5 मान लेते कि मिल जाता है, 5 मिलने की संभावना है प्रेफरेंस शेयरहोल्डर से कॉल सिनेरियर, तो नीचे पेमेंट भी तो आपको 95 प्लस 5 दिखाना पड़ेगा। और यदि 5 नहीं मिला तो नीचे 95 पेमेंट दिखाओगे, हमारे आंसर पर डेफिशिएंसी पर इसका इफेक्ट आने वाला है नहीं। इसलिए 5 मिला या नहीं मिला, 5 नहीं मिला तो भी हमें यहाँ डेफिशिएंसी मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 मिलेगा तो देना भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो देना भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। बस बेटा आपका ये आंसर मैच हो जाएगा। ये जो आंसर का दिया है ना 4,04,000 आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये मुझे बताना था आपको। तो ये था बेटा स्टेटमेंट ऑफ फेयर और लिस्ट एच। बेटा इससे ज़्यादा टाइम देना संभव नहीं है, आप समझ सकते हैं, ये रिवीजन है बेटा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब बेटा हम आते हैं, अब बचा इजी पार्ट बचा है, इजी वाला पार्ट बचा है बेटा, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, जब लिक्विडेशन एंड हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बेटा जब लिक्विडेशन एंड हो जाता है तो लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट बनाता है, ये समरी ऑफ कैश बुक है, कहां कहां से उसको कैश आया और कहां कहां कैश गया। रिसिप्ट और पेमेंट ही है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बेटा इसका हम क्वेश्चन भी नहीं करने वाले, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले बस। बेटा आप जानते हैं बहुत इजी है। यहां पर बेटा सबसे पहले शुरुआत होती है ओपनिंग कैश से। ओपनिंग कैश या बैंक जो लिक्विडेशन जिस दिन स्टार्ट हुआ, जो कैश लिक्विडेटर को हैंड ओवर हुई वो यहां लिख दो। फिर रियलाइज फ्रॉम, अब लिक्विडेटर को कहां कहां से मिला वो लिखना शुरू करो बेटा। पहले जनरली करंट एसेट आती है, पर वो मॉड्यूल भी खुद लैंग्वेज इसको फॉलो नहीं करता कि पहले करंट एसेट ले फिर फिक्स्ड एसेट ले, आप कुछ भी लिख सकते हो, पर पहले ले लो करंट एसेट, यानी स्टॉक से कितना मिला, डेटर से कितना मिला, रिसिप्ट साइड लिखो, है ना बेटा, और फिर फिक्स्ड एसेट से कितना मिला वो भी लिख दो। और बेटा कभी कभी क्या होता है सरप्लस फ्रॉम असेट भी लिखना पड़ता है, वो क्या है जरा समझो बेटा। फॉर एग्जांपल यहां लिखते हैं सरप्लस फ्रॉम असेट्स, असेट्स मॉर्गेज। बेटा देखिए कैसा है, लैंड बिल्डिंग से मिला 5 लाख, उस पर लोन था 4,50,000, तो 450 का लोन दे दिया गया 5 लाख से, तो यहां सिर्फ सरप्लस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग से बेटा मिला 5 लाख, उसमें लोन चला गया 450, तो 50 ही यहां दिखाते हैं, सरप्लस दिखाते बेटा। वैसे देखा तो यहां पर यह भी हो सकता था कि 5 लाख आया और 4.5 लाख गया, एक्चुअल कैश बुक में तो यही हुआ होगा, पहले लोन से पहले असेट बेचने से 5 लाख कंपनी को आया होगा, और प्रायोरिटी पर क्योंकि इस पर लैंड बिल्डिंग पर पहला चार्ज किसी लोन को है तो पहले 4.5 लाख चुकाना पड़ा होगा, एक्चुअल कैश बुक में तो ये आया होगा। लेकिन इस फॉर्मेट में जो हमें दिया गया कंपनी सेक्ट के, वहां पर उसका सरप्लस दिखाने की प्रथा है, सरप्लस को ही दिखाने का कल्चर है। हाँ यहाँ उल्टा हो जाता कि लोन 550 हो जाता, तो यहां पर फिर यहाँ कुछ भी नहीं आता, असेट से मिला 5 लाख, लोन 550, तो जो 50 कम पड़ रहा है 50 को फिर हम अनसिक्योर क्रेडिटर में जोड़ देते। दोनों चीजें बता दी बेटा, सरप्लस है तो बाहर लिख दो, और यदि लोन ज्यादा है और असेट कम तो 50 को यहां पर जब अनसिक्योर पेमेंट दिखाएंगे ना, अनसिक्योर में ले लेंगे उसको, पर यहां पर फिर सरप्लस नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर यहां आ जाता है मतलब सरप्लस फ्रॉम असेट्स, सरप्लस फ्रॉम असेट्स हेल्ड ऑन सिक्योरिटी, हेल्ड ऑन, वो भी आ जाता है बेटा, ये तो रिसिप्ट साइड है। और फिर कई बार शेयर होल्डर से जो कॉल मनी मंगाते, कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से जो मिला वो भी दिखा देते हैं रिसिप्ट साइड में। पेमेंट में सबसे पहले आते हैं बेटा लीगल एक्सपेंसेस, उसको सबसे पहले दिखाना पड़ता है पेमेंट। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो कंपनी के लिक्विडेशन में खर्चे उनको सबसे पहले पेमेंट दिखाना पड़ता है।
लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, जो लिक्विडेटर काम करता है उसका रिम्यूनरेशन भी प्रायोरिटी भी देते हैं। इसके बाद तो नंबर आना चाहिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। पेमेंट पहले आता है क्योंकि प्रेफरेंस को पहले होता है और डिवेंचर को बाद में, लेकिन फॉर्मेट में डिवेंचर को पहले दिखाया गया है। बेटा ये तो सिर्फ एक फॉर्मेटिंग है ना, एक्चुअल में तो पेमेंट प्रेफरेंस को पहले होता है और डिवेंचर को बाद में होता है, लेकिन हमारे फॉर्मेट बनाने वालों ने पता नहीं क्यों डिवेंचर को फॉर्मेट में पहले स्थान दे दिया है और प्रेफरेंशियल को बाद में। इसके बाद अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड ढूंढ ढूंढ के लिखने पड़ेंगे, लिस्ट बनानी पड़ेगी एज पर वर्किंग नोट, क्योंकि अनसिक्योर्ड ज़्यादा होते हैं और प्रेफरेंशियल की भी वर्किंग बनानी पड़ सकती है। और उसके बाद बेटा प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को दे पाए तो दे पाए और लास्ट में इक्विटी शेयर को दे पाए तो दे पाए। ये है फॉर्मेट ऑफ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये एक्चुअल बनता है, ये लिक्विडेशन खत्म हो जाने के बाद एक्चुअल में कहाँ से मनी आई और कहाँ मनी गई वो उसका टोटल होता है बेटा। इसमें कभी कभी वो 2/2 लिखते हैं और कभी कभी 2/2 नहीं लिखते। आप लिख भी सकते हो क्योंकि ये एक सिर्फ फॉर्मेट है, स्टेटमेंट है, एक्चुअल में अकाउंट नहीं है। 2/2 नहीं लिखो या लिखो, एक रफ वर्क ही है ये। अब बेटा इसमें रिम्यूनरेशन के बारे में पॉइंट हम समझ रहे हैं। रिम्यूनरेशन जो इधर आता है, हर क्वेश्चन में रिम्यूनरेशन होता ही है, उसके बारे में बेटा नंबर 1 एक एक रिम्यूनरेशन के जितने भी पॉइंट होते हैं बेटा हम समझ लेते हैं। जैसे बेटा देखिए बैलेंस शीट दी है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्चर स्टॉक डेटर कैश बैंक दिया हुआ है, इधर बैंक लोन दिया है 5 लाख का सिक्योर्ड ऑन लैंड बिल्डिंग। ये बैंक लोन सिक्योर्ड है लैंड बिल्डिंग पर और ये एनबीएफसी लोन ये सिक्योर्ड है प्लांट एंड मशीन पर। अच्छा लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन है इज 2% ऑफ अमाउंट रियलाइज बाय हिम मतलब जो उसने रियलाइज किया। बेटा ओपनिंग कैश उसने रियलाइज नहीं की है तो उस पर उसको कमीशन देना नहीं चाहिए। वैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है एक्सेप्ट कैश बैंक, पर मुझे लगता नहीं कि देना चाहिए क्योंकि कैश बैंक इट इज नॉट रियलाइज बाय हिम, इट इज नॉट रियलाइज बाय द लिक्विडेटर, व्हाई टू पे कमीशन। हाँ अब बेटा असेट से 525 मिला, लैंड बिल्डिंग से 525 मिला होगा, उसमें 5 लाख तो बैंक लोन में चला गया होगा, लेकिन ये बिल्डिंग बेची किसने है बेटा, यहाँ पर हमारा लैंड बिल्डिंग से 525 मिला होगा, उसमें से 5 लाख का लोन घटाकर बेटा यहाँ पर तो 25 ही आएगा ना, सरप्लस फ्रॉम असेट बेटा यहाँ तो 25 ही आएगा। लेकिन वो जो कमीशन है 2% वो बेटा 25 पे देंगे या 525 पे, बेटा वो देंगे 525 पर, क्योंकि उसने रियलाइज से 525 किया ना। भले इस पर बैंक को चार्ज प्राप्त है पर ये प्रॉपर्टी बेची तो लिक्विडेटर ने है, तो पूरे 525 पर 2% देना पड़ेगा। हाँ लेकिन जो प्लांट मशीनरी है ये लिखा है सोल्ड बाय एनबीएफसी, शायद एनबीएफसी ने बाय लीगल प्रोसीडिंग ये प्लांट मशीनरी पर कब्जा ही ले लिया होगा पहले से, तो ये बेची भी एनबीएफसी ने, इट इज नॉट सोल्ड बाय लिक्विडेटर, तो इस पर उसे 2% नहीं मिलेगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, कैश बैंक पे नहीं मिलना चाहिए, इट इज नॉट रियलाइज बाय हिम। हाँ लैंड एंड बिल्डिंग 525 ये उसने बेची है, उस पर पूरे पे मिलेगा। फर्नीचर एंड फिक्चर 30 पर मिलेगा उसे, स्टॉक उसने सेल किया है वो उस पर मिलेगा उसे, डेटर को उसी ने रिलीज किया है उस पर मिलेगा, और सारी एसेट हो गई, कैश बैंक पे नहीं मिलेगा। इन सब का 2% उसे दिया जाएगा। प्लांट मशीन पे क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये लिक्विडेटर ने सेल नहीं की, एनबीएफसी ने सेल की, इट इज नॉट रियलाइज बाय हिम। और लैंड बिल्डिंग पर 525 पे क्यों मिलेगा, क्योंकि भले इसमें से 5 लाख लोन चला गया लेकिन उसने बेची तो 525 में थी ना, उसके एफर्ट तो 525 के लिए है ना, तो 525 पूरे में मिलेगा। और कैश बैंक भी क्यों नहीं देंगे, इट इज नॉट रियलाइज बाय हिम। अगला पॉइंट बी, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन इज 2% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल, क्योंकि प्रेफरेंशियल भी अनसिक्योर्ड होते हैं इसी उन्होंने लिख दिया अनसिक्योर्ड का जितना आप दोगे अनसिक्योर्ड को उसका 2% कमीशन। ठीक है, अब बेटा ओपनिंग कैश है 40,000, असेट से मिला 1380, प्रेफरेंस क्रेडिटर 10 के है, लिक्विडेशन एक्सपेंस 8 के है, डिवेंचर 4 लाख सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज प्रायोरिटी में जाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1276 है, नहीं मिल पाएगा अनसिक्योर्ड को पूरा क्योंकि पेमेंट ही कम है, और इक्विटी कैपिटल 10 लाख नहीं मिल पाएगा। हमने बनाया लिक्विडेटर, बेटा ओपनिंग कैश कितनी थी 40 लिख दी, असेट्स आया कितना 1380, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 80, रिम्यूनरेशन भी निकालना बाकी है, डिवेंचर को बेटा हाँ अब इनको कितना, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन इज 2% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड, तो पहला अनसिक्योर्ड के पहले बेटा आप पे करते हो प्रेफरेंशियल को पे करते हैं पहले लेकिन दिखाते हैं बाद में। डिवेंचर वाले 4 लाख हैं वो 4 लाख भी पे कर दो, इनको पे करते हैं प्रेफरेंस के बाद लेकिन दिखाते हैं पहले, इसका लोन का ब्याज होता है वो भी पे कर देते हैं।
अब बेटा जो बचा उसमें इसका नंबर आएगा और जितना इसको देंगे इसका 2% यहां भी आएगा। तो बेटा अब आपको क्या करना है, इसका तरीका देखो बेटा, आप रिवीजन है, ध्यान रख रहे हैं। क्या करो बेटा, आपके ओपनिंग केस कितना था 40 प्लस 13 80, ये हो गया बेटा 1420, है ना बेटा। 1420 में से 8000 गए एक्सपेंसेस, माइनस 4 लाख गया डिवेंचर, माइनस 10 गए प्रेफरेंशियल, बचा 10 लाख 2000 बेटा, ये बचा 10 लाख 2000 बचा है बेटा। बेटा अब इसमें दो लोग को पेमेंट करना है, लिक्विडेटर और अनसिक्योर्ड। और बेटा आपके अनसिक्योर्ड तो बहुत ज़्यादा है, तो पे तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बेटा यदि आपने 100 दिया तो इसको 2 देना पड़ेगा ना। तो ये जो अमाउंट अवेलेबल है इसे 2 और 100 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। हर 100 रुपये जो मिलेगा अनसिक्योर्ड का उसका 2% जाएगा लिक्विडेटर को। तो ये डिवाइड बाय 102 इंटू 2, ये आ जाएगा 19648 और बचा हुआ ये आ जाएगा। और इसका आप चेक भी कर लो, इसका 2% आपको डेली मिलेगा। बेटा मैं रिवीजन करा रहा हूं, इतना काफ़ी है। अगला पॉइंट, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन इज 3% ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में इक्विटी भी आ गए, प्रेफरेंस भी आ गए। ओपनिंग कैश 50 यहां लिख दी, असेट से रिलाइज हुआ 1840 यहां लिख दिया, प्रेफरेंशियल ग्रेडों को 35 दिया, ये दिया पहले लिखा बाद में, डिवेंचर को दिया 3 लाख दिया बाद में लिखा पहले, है ना बेटा। अब अनसिक्योर्ड 8 लाख दे सकते हैं, अभी दे दो इनको भी। अभी भी बचा है, अब अभी भी काफ़ी बचा है क्योंकि हमारा 18 लाख समथिंग अवेलेबल है। 18 ये हो गया 1890, अभी 1890 नहीं आएगा, है ना बेटा। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 5 लाख, इनको दे दो 5 लाख। और डिविडेंड बेटा अरियर बोला हो तो देंगे ना, अरियर नहीं बोला हो तो क्यों दे दोगे 5 लाख, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं। अब बेटा इनको 5 लाख दिया तो 5 लाख का 3%, क्या बोला था, 3% ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर 5 लाख तो इसका 15,000 इसको दे दिया। यदि हमने प्रेफरेंस को 5 लाख दिया तो उसका 3% देना पड़ेगा लिक्विडेटर को। अब जो बचा, अब निकालो कितना बचा, 1890 आया था, उसमें से 22 गया एक्सपेंसेस का, 15 गया रिम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर, माइनस 3 लाख गया डिवेंचर को, माइनस 35 गया प्रेफरेंशियल को, माइनस 8 लाख गया अनसिक्योर्ड को, बचा 718, इसमें से 5 लाख गया प्रेफरेंशियल को। अब 218 बचा है, ये बचा है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पर इसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को यदि आप 100 दोगे तो लिक्विडेटर का उसमें हिस्सा 3% होगा कि नहीं होगा, यानी आप इसको 100 रुपीज देते हो, यदि इसको 100 देते हो तो इसको आपको 3 देना पड़ेगा ना। तो ये जो 2,18,000 है डिवाइड बाय 103 इंटू 3, 6349, 6349 आ जाएगा 3% ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर निकाल लो और वो यहां रख दो, वैसे भी टेली हो जाएगा। जो बचा था उसका वही कर लिया बेटा हमने, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉल्स फ्रॉम और पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कॉल्स फ्रॉम और पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, बेटा ये क्या है जरा देखो। बेटा 2000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपीज वाले 80 पेड अप, 3000 इक्विटी शेयर। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस चैप्टर का, मतलब लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट का। और 3000 इक्विटी शेयर 100 वाले हैं फुली पेड अप, एक फुली पेड अप है, एक 80 पेड अप है। दोनों की फेस वैल्यू सेम है, दोनों की कैटेगरी भी सेम है। जब दोनों ने 100 रुपए का कमिटमेंट दिया है
तो दोनों की कैटेगरी सेम है, दोनों को एक लेवल पर रखा जाएगा। पर एक ने अभी 100 रुपया पूरा दे दिया है, एक ने 80 दिया। अब देखिए, अभी हमारे पास कैश अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर 30,000 है, मतलब यहां पर कंपनी का लिक्विडेशन हुआ है लेकिन सारी लाइबिलिटी चुका दी, प्रेफरेंस शेयर को भी चुका दिया, तब भी 30 बच गया। इक्विटी के लिए 30 बच गया तो मंगाने की जरूरत तो है नहीं। जब 30 कैश बचा है तो 20 रुपया क्यों मंगाएंगे? जब 30,000 ऑलरेडी अवेलेबल है तो 20 रुपया अनपेड मंगाने का जरूरत ही नहीं है। उल्टा 20 रुपया मंगाओगे, कैश और बढ़ जाएगी, फिर वापस देना पड़ेगा वही 20 रुपया। क्या मतलब है? तो बड़ा उसका तरीका क्या है जरा देखो। और ऑर्डिनरी कोर्स में बच्चों क्या लगता है, यार ये जो 100 पेडअप वाला है ये 30,000 पूरा उसको बांट दो, ऐसा लगता है ये 30,000 है ना, क्या करो ये 30,000 बांट दो इस फुली पेडअप वाले 3,000 वालों को, इसको 10 रुपये पर शेयर दे दो, काम खत्म। फुली पेड वालों को दे दो, पार्टली पेड छोड़ दो। बेटा इसमें तो क्या हो गया, इसने लगाया था 100, इसे मिला 10, इसका 90 रुपये की पूंजी डूब गई और इसको घाटा सिर्फ 80 का हुआ है क्योंकि इसने सिर्फ 80 रुपये लगाए थे। इसको 80 रुपये लगाकर कुछ नहीं मिला, इसको 100 लगाकर 10 मिल गया, 90 रुपये डूब गया, इसका 80 डूबा। जब दोनों की कैटेगरी सेम थी तो दोनों की डेफिसिट भी सेम होना चाहिए। अभी फुली पेड वाली की डेफिसिट 90 आ रही है और पार्टली पेड वाली की डेफिसिट 80 आ रही है, ऐसा अनजस्टिफाइड नहीं चलेगा क्योंकि फेस वैल्यू सेम है तो डेफिसिट भी सेम होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट सोल्यूशन क्या है बेटा, उसका तरीका है कैश अवेलेबल लिखो 30,000, आज कंपनी की जेब में 30 अवेलेबल है, यहां लिख दो पेडअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल लिखा ना जो मिली है वो बेटा, पेडअप मतलब 2,000 वालों से 160 मिला है और 3,000 वालों से पूरा 3 लाख, कुल मिला है 460। कंबाइंडली चलेंगे बेटा, कंपनी के पास आज 30 अवेलेबल है जबकि इक्विटी से 460 मिल चुका था, 460 में से कंपनी 30 दे पा रही है, ये तो कितना नहीं दे पा रही, 430, ये है लॉस्ट कैपिटल। बेटा कंपनी शेयरों को 460 उनसे ली थी और 30 दे पा रही है तो 430 नहीं दे पा रही, ये लॉस्ट कैपिटल, इसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी बेटा चूंकि फेस वैल्यू दोनों की सेम है तो डेफिसिट दोनों मिलकर 5,000 शेयर्स बियर करेंगे, 5,000 शेयर्स बियर करेंगे। 4,30,000 की डेफिसिट को डिवाइड बाय 5,000 कर दें तो आगे डेफिसिट पर शेयर 86, यानी डेफिशिएंसी पर शेयर 86। अब क्या करेंगे बेटा, जो 100 पेडअप वाला है उसकी डेफिसिट 86 है, उसे 14 पे करना है, ऐसे 3,000 शेयर हैं तो हमें बेटा इसने लगाया था 100 रुपया और चूंकि डेफिसिट जो आ रही है कंपनी में 86 आ रही है, 86 यदि डेफिसिट आ रही है तो भाई 86 मत दो ना उसको, बाकी 14 रुपये तो दो ना उसको। और दूसरे वाले ने 80 रुपीज पेडअप किया था और डेफिसिट 86 है, इससे 8 रुपया कॉल करना पड़ेगा पर शेयर ऑन 2,000 शेयर। तो बेटा 16,000 क्या करो, कॉल करो और इधर 14 रुपीज इंटू 3,000 42,000 पे करो। बेटा आपके पास कैश कितनी अवेलेबल थी, 30,000, मंगाओगे कितना, 16,000 इससे, और पे कितना करोगे, अरे कैसा क्या हो रहा है ये, एक मिनट गलत कर लिया क्या, 8 8 160 और 3 लाख 460 430 डिवाइड बाय 5,000 86 डेफिसिट आई, यस सर करेक्ट तो आ रहा है, सॉरी 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 ये 6 रुपये है ना, वही तो हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। 12,000 कॉल करेंगे और 42 पे करेंगे, याद आ गया होगा बेटा। तो कैश अवेलेबल लेस पेड अप कैपिटल, डेफिसिट आई, डेफिसिट को डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से और सबकी डेफिसिट बराबर करो क्योंकि सबकी कैटेगरी एक है, सबकी फेस वैल्यू एक है। तो डेफिसिट आई 86 रुपीज़, इससे 100 रुपीज़ दिया था, 86 इसको नहीं मिलेगा, ये लॉस कैपिटल है, बस 14 रुपये तो कैपिटल बची ना, वो तो एक करो उसको पर शेयर, और इससे इसकी डेफिसिट 86 है पर इसने 80 पे किया था, इससे 6 रुपीज़ कॉल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये मॉडल का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में मॉडल का करवा रहा हूँ। प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख की है और डिविडेंड 2 साल का है, 10% से 1 साल का डिविडेंड 50,000, तो 2 साल का डिविडेंड हुआ 1 लाख। 2,500 इक्विटी शेयर है, 75 पेडअप, 7,500 इक्विटी शेयर है, 60 पेडअप,
कैश अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 589 है, तो बेटा यहां लिखो 589 पेबल टू, ये आफ्टर अनसिक्योर्ड है, मतलब पहले पे करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख प्लस 1 लाख काउंट का अरियर ऑफ डिविडेंड, 6 लाख देना दिखाओ। इक्विटी शेयर होल्डर को की पेडअप कितनी 2500 शेयर इंटू 75 प्लस 7500 इंटू 60, ये पेडअप कैपिटल, ये हो रहा है 187,500 प्लस ये हो रहा है 450, ये हो रहा है 6,37,500 का अमाउंट देना है इक्विटी शेयर को। कितना कम पड़ रहा है बेटा, हमारे पास अवेलेबल सिर्फ 589 है और देना ये है, ये कैपिटल हमें मिली थी शेयर होल्डर से, कितना नहीं दे पा रहे उनको निकाल लो, 589 ही दे पा रहे हैं, जबकि 6,48,500 की आ रही है एस्टिमेट, ये डेफिशिएंसी आ रही है, एस्टिमेट नहीं एक्चुअल। ये डेफिसिट बियर करेंगे पूरे 10,000 शेयर्स 2,500 और 7,500, क्योंकि फेस वैल्यू सेम है, पेड भले अलग अलग है पर फेस वैल्यू सेम है तो उनकी कैटेगरी सेम है, तो डेफिसिट भी सेम होगी। 64.85 ये आ गई डेफिशिएंसी पर शेयर। बस बेटा आप क्या करो, जो 75 पेडअप है एक 60 पेडअप है, ये पेडअप है और डेफिशिएंसी, यदि कैलकुलेशन गलत है तो बेटा ठीक कर लेना, बाकी आइडिया ये रहेगा। 75 माइनस 64.85, इसको 10.15 पे करो पेबल पर शेयर, और ये चूंकि 75 वाला है ये 2500 शेयर है, इतना ये अमाउंट पेबल है। और बेटा यहां पर 4.85 कम पड़ रहा है, पे क्या था इसने 60, जबकि डेफिसिट इसकी 64 आ रही है, तो इससे 64 रुपीज 85 से ये कॉल करना पड़ेगा, ऐसा कॉल 7500 शेयर्स पे होगा। ये होगा 36375, ये कॉल है, ये कॉल करेंगे और रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे और ये पेमेंट करेंगे और ये पेमेंट साइड में दिखाएंगे। बेटा अपने नोट्स का मॉड्यूल में तो नहीं है पर नोट्स में क्वेश्चन दिया उसको और बता दूं मैं, ये भी इसी चीज को लेकर, यहाँ पे फेस वैल्यू अलग अलग है। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, एज पर मॉड्यूल करवा रहा हूँ, मॉड्यूल में अभी नहीं है, पहले था, एग्जाम में आया हुआ है पहले एक बार, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, और मुझे इसका सॉल्यूशन जचता नहीं है, सही नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है, मुझे वैसे ही करवाना पड़ेगा जैसा आपके सजेस्टेड वगैरह में किया हुआ है। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, ये आपके नोट्स में है, देखा बेटा 2011% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100 फुली पेड अप, 2000 इक्विटी शेयर 100 फुली पेड अप, 1500 शेयर ऑफ ₹50। बेटा यहाँ फेस वैल्यू 100 है इसकी, इसकी है 50। अब यहाँ डेफिसिट बराबर नहीं होगी, फेस वैल्यू अलग अलग है, डेफिसिट आधी होगी 50 रुपए वाले की। आप पेडअप तो ठीक है, एक फुली पेडअप है एक 30 पेडअप है, तो फेस वैल्यू अलग हो तो क्वेश्चन कैसे करना उसके लिए एग्जांपल है ये। कॉल सीनियर 5000 मतलब मंगाया है पर नहीं मिला, और 4 किसी ने नहीं मंगाया था जल्दी मिल गया था। प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर 1 साल का है, 11% से 22,000। कैश अवेलेबल ठीक है, मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, कैश अवेलेबल 3,01,000 आफ्टर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड को दिया पर प्रेफरेंस को नहीं दिया। अब पहला नंबर किसका आएगा, इसमें एक काम करो बेटा, जिसका कॉल्स इन अरियर है, मान लो कि उससे 5 मिल गया, और कॉल्स इन एडवांस वाले को हमने जल्दी दिया था उसको हमने पहले पे कर दिया। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 लाख प्लस 22,000 तो दे दिया। डिविडेंड अज्यूम कर लिया कि प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, लिखा है क्या, नहीं तो मान लिया। अब इक्विटी शेयर होल्डर का पेडअप 2 लाख प्लस
45,000। यारी डिफिशियंसी देखो 3,01,000 माइनस प्लस 5,000 तो अरियर आ गया, 4,000 एडवांस वाले को पहले पे कर दिया, प्रेफरेंस वाले को 222 पे कर दिया, इक्विटी वाले को 245 पे करना है, कम पड़ रहा है 165। अब ये डेफिशिएंसी का बेटा ऐसा तो है नहीं, इस डेफिशिएंसी को 3500 शेयर में डिवाइड कर दो। बेटा यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर। बेटा यहाँ पर आपका हो क्या रहा है, 2000 शेयर्स तो हैं 100 वाले और 1500 शेयर हैं 50 वाले, तो दोनों की डेफिशिएंसी एक समान एक जैसी तो हो नहीं सकती। तो क्या करें बेटा, उसके लिए हम इसको क्या करें, 100 वाले शेयर में कन्वर्ट कर लें टाइम बिंग। तो ये नंबर ऑफ शेयर हो गए 750। हमने 50 वाले शेयर को 100 वाले शेयर में कन्वर्ट करना है, तो जिसके पास 50 रुपए वाला एक शेयर है उसको 100 वाले 2 शेयर देने होंगे ना, तो 1500 शेयर कन्वर्ट कितने में हो जाएंगे, सॉरी 50 शेयर 50 रुपये जिसके पास एक शेयर है उससे 2 शेयर लेकर उसे 100 वाला एक शेयर देंगे, तो 2 के बदले एक शेयर देंगे, तो 1500 के बदले 750 शेयर देंगे, तो कुल नंबर ऑफ शेयर हो गए 2750। मैंने 50 रुपीज़ वाले शेयर को 100 वाले शेयर में कन्वर्ट कर लिया। उल्टा भी कर सकता था मैं, इसकी बजाय मैं 100 वाले शेयर को यदि 50 में कन्वर्ट करता तो ये नंबर ऑफ शेयर 4000 हो जाते, पर मैंने वैसा नहीं किया। तो ये आ गई डेफिशिएंसी पर शेयर ₹60 if face value is rupees, so if face value is ₹50 तो डेफिशिएंसी इज 30। हमने पहले फेस वैल्यू 100 मानकर डेफिसिट निकाली 60, यदि 100 रुपीज पर डेफिसिट 60 है तो 50 की फेस वैल्यू पर डेफिसिट 30 होगी। बस यही क्वेश्चन की खास बात थी, डेफिशिएंसी पर शेयर हम ऐसे निकाल लेंगे। मतलब हमने क्या करा, डेफिशिएंसी निकालने के लिए 50 रुपीज वाले शेयर को 100 वाले शेयर में कन्वर्ट कर लिया, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 750, 2750 डिवाइड कर दिया तो डेफिसिट आ गई पर शेयर ₹60। 60 रुपीज डेफिसिट है 100 रुपीज वाली शेयर की, और तो उससे 40 रुपीज को पे करना पड़ेगा, और जो 30 पे और जो 50 रुपीज वाला शेयर उसकी डेफिसिट आधी होगी 30, इससे ना मंगाने की जरूरत है ना उसको देने की जरूरत है। ये हो गया बेटा। अब अगला हमारा इसमें बचा है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। बस बेटा ये कर लेते हैं फटाफट फटाफट, बस 10 मिनट लगेगा। 3 चैप्टर बेटा, 3 चैप्टर हैं इसके अंदर, बेसिक के बाद 3 चैप्टर बेटा बी लिस्ट। अब देखिए फटाफट देखो इसको बेटा, प्रीवियस शेयर होल्डर थे, अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, और शेयर्स 100 वाले हैं और 70 पेड अप है। यदि कंपनी बंद होने की कंपनी लिक्विडेशन में है और कंपनी में असेट खत्म हो गई और लाइबिलिटी बच गई, असेट्स एग्जॉस्टेड बट लाइबिलिटी रिमेनिंग, तो अब एक ही रास्ता बचा है कि जो ये पार्टली पेड शेयर होल्डर है इनसे 30 रुपीज़ कॉल किया जाए, 30 रुपीज़ सबसे मांगा जाए, तो एक लिस्ट बनेगी इन लोगों की, इनसे 30 मांगा जाएगा कि भाई 30 लाओ, ये जितना भी कैश चाहिए, तो इनकी एक लिस्ट बनेगी, लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके शेयर्स अनपेड है। हाँ, इसमें से पी से मत मांगो क्योंकि इसने 30 रुपया एडवांस में लेकर फुली पेड अप कर दिया, तो इसको मत मांगो। क्यू आर एस टी यू वी ये हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके शेयर पार्टली पेड है, इनकी एक लिस्ट बनाओ और इनसे कॉल करो, 30 मंगाओ, या कम कैश की जरूरत है तो 20 मंगा लो, 25 मंगा लो, 22 मंगा लो, जो भी मंगाना मंगा लो, इसकी लिस्ट बनाओ, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। तो वो जो लिस्ट बनती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की, वर्तमान शेयर होल्डर की, टू अरेंज द मनी, उसको बोलते हैं ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। चलो बनाई, क्यू आर एस टी यू वी से मनी मांगी, इसमें से क्या हुआ, क्यू ने मनी पे कर दी, ठीक है भाई काम खत्म, लेकिन टी ने मनी पे नहीं की, यू ने मनी पे नहीं की, डिड नॉट पे द मनी, तो कंपनी एज पर लॉ एज पर राइट वो टी से मनी ना मिलने पर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मनी ना मिलने पर कंपनी इसके प्रीवियस शेयर होल्डर ट्रांसफरर से भी मनी मांगेगी। ये राइट कंपनी को मिला है कंपनीज एक्ट में कि कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मनी ना मिलने पर प्रीवियस शेयर होल्डर से मनी मांग सकती है, ट्रांसफरर से मनी मांग सकती है, ट्रांसफरर या सेलर ऑफ शेयर या प्रीवियस शेयर होल्डर से मनी मांग सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन।
बेटा मेरे पास टाइम इतना नहीं कि मैं सब लिख के बताऊं। नंबर 1 कंडीशन है बेटा, जैसे आज डेट है मान लो 12 अक्टूबर है ना, वैसे भी डेट आज बेटा आज 12 अक्टूबर है। इसके ये डेट को मान लो, आज की डेट को लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ 12 अक्टूबर 2020, तो इसके प्रीसीडिंग 12 मंथ में जो ट्रांसफर हुए हैं वही ट्रांसफरर लायबल हैं, उसके पहले के ट्रांसफरर लायबल नहीं है पे करने के लिए ये अनपेड मनी। तो ट्रांसफरर जी और ओ तभी लायबल होंगे यदि उन्होंने शेयर बेच दिए थे। इस जी ने 6 साल पहले शेयर बेच दिए थे तो अब उससे थोड़ा कॉल मनी मांग सकते हैं। उसने 2 साल पहले शेयर बेच दिए थे इस टी को, और टी नहीं पे कर रहा है, तो टी से मनी न मिलने पर जी से मनी नहीं मांग सकते। हाँ, यदि जी ने टी को शेयर बेचे थे अभी विद इन प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस लिक्विडेशन, तो फिर जी और ओ से मनी मांगी जा सकती है। तो पहले डेट देखनी पड़ती है, डेट ऑफ लिक्विडेशन क्या है और उसके इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ में कौन कौन से ट्रांसफर कवर हो रहे हैं। वो जो लिस्ट बनती है प्रीवियस शेयर होल्डर की, ट्रांसफरर की, जिनसे मनी मांगी जा रही है क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मनी नहीं मिली, उसको कहते हैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। याद आ गया होगा। उसके लिए बेटा मैं बजाय और कुछ ज्यादा दिलाऊं, एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में भी है, नोट्स में भी तो करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 8 मॉड्यूल का है बेटा। यहां पर लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है 2 अप्रैल 17। सबसे पहले ये डेट देखो 2 अप्रैल 17, इसके प्रीसीडिंग 12 मंथ 2 अप्रैल 16। बेटा यहाँ इस बीच जिसने ट्रांसफर किया है वो बिल इसमें आ सकता है, इसका पुराना नहीं। सबसे पहले एक्स को देखो, एक्स ने 1500 शेयर बेचे थे 1 मार्च को 16, ये प्रीसीडिंग 12 मंथ के पहले बेच के निकल गया, तो मिस्टर एक्स का नाम बिल इसमें नहीं आएगा। मिस्टर एक्स विल, और लिखे हम एग्जाम में लिख के भी आएंगे, मिस्टर एक्स विल नॉट बी, नेम ऑफ मिस्टर एक्स will not be included in B list contributors because more than 12 months has already been elapsed or passed from the date of transfer 1st March and date of winding up 2nd April 17। 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है ट्रांसफर को, इसलिए मिस्टर एक्स का नाम बिल लिस्ट में नहीं लिया जाएगा। तो बिल लिस्ट में एक्स का नाम तो आएगा ही नहीं। हाँ, ए ने बेचा 1 मई, अप्रैल के बाद 1 मई को, मतलब ये विद इन 12 मंथ है, तो आ जाएगा ए बी सी डी आ जाएंगे। ए बी सी डी ने तो इसके बाद बेचे तो ये सब आ जाएंगे बिल लिस्ट में। अब एक रूल और है, शेयर होल्डर ए 1 मई को शेयर बेच के चला गया, तब लाइबिलिटी थी 6000, तो 6000 में जो उसका हिस्सा बनता है 6000 पूरी लाइबिलिटी उसकी नहीं है, सारे शेयर होल्डर की मिलके है। 6000 तो उस दिन क्रेडिटर थे, जिस दिन ए ने शेयर्स बेचे उस दिन उसका लाइबिलिटी जो 6000 टोटल थी उसमें उसका हिस्सा देखना पड़ेगा, उससे ज्यादा के लिए भी ए लाइबल नहीं है। अच्छा, अब ए के जाने के बाद लाइबिलिटी जब बी गया तब लाइबिलिटी बढ़ के 7.5 हो गई, मतलब 1500 से बढ़ी। इस 1500 की लाइबिलिटी में ए लाइबल नहीं है क्योंकि लाइबिलिटी ए के जाने के बाद बढ़ी, ए चला गया शेयर बेच के, उसके बाद की लाइबिलिटी के लिए ए से क्यों मांगा जाए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और बी गया उसके बाद लाइबिलिटी 500 से बढ़ी, तो 500 की बढ़ी हुई लाइबिलिटी में बी लाइबल नहीं होगा। और बी सी के जाने के बाद लाइबिलिटी बढ़ी, सी गया उसके बाद लाइबिलिटी 8000 से बढ़ के 9500 हो गई, 1500 की बढ़ी हुई लाइबिलिटी के लिए सी लाइबल नहीं है। तो बेटा उसके लिए एक हमको अब किससे कितना मनी मांगा जाए, उसके लिए हमको बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज एक वर्किंग करनी पड़ती है। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, बी लिस्ट मतलब लिस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफरर। यदि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मनी पे नहीं करता तो उसके प्रीवियस ट्रांसफरर से मनी मांगी जा सकती है, यदि एज पर लॉ मांगी जा सकती है तो उनका नाम बी लिस्ट में आएगा। अब हमने बनाई बी लिस्ट, बेटा इसमें नाम लिखा मैंने ए का, बी का, सी का और डी का, क्योंकि एक्स का नाम तो आएगा नहीं, और हम लिख के आएंगे लंबा चौड़ा नोट कि क्यों नाम एक्स का नहीं आएगा, बिकॉज मोर देन 12 मंथ हैज ऑलरेडी हैज बीन इलैप्स्ड पास्ट। अब यहां पर क्रेडिटर्स ए गया, अच्छा इनके नंबर ऑफ शेयर लिख दो बेटा, इसके नंबर ऑफ शेयर 1000, इसके 1500, इसके 300, इसके 200, ये है नंबर ऑफ शेयर्स। क्रेडिटर 6000 थे जब ए गया 1 मई 2016 को, तो बेटा ये लाइबिलिटी 4 में बढ़ेगी। मैं टाइम बचा रहा हूँ बेटा आपको, इसकी इसको 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 बेटा, या मैं लिखी दूँ ना, चलो इतनी जल्दी भी किस काम की कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ। हमने 6000 की लाइबिलिटी को बांटा 1000, 2000, 2500, 3000 डिवाइड बाय 1000 टू 1000,
इसका लाइबिलिटी में शेयर आया 2000, इसका आएगा ये हमने शेयर की लाइबिलिटी जब ए गया तब लाइबिलिटी 6000 थी, वो ए बी सी डी में बांट दी क्योंकि जब ए गया तब बी भी था और सी भी था और डी भी था। अच्छा अब बेटा मेरे पास टाइम नहीं पूरा लिखने का। इंक्रीज इन लाइबिलिटी आफ्टर ए बट बिफोर बी, जो 1500 की लाइबिलिटी है ये ए के जाने के बाद लेकिन बी के जाने के दिन, ये लाइबिलिटी थी बड़ी हुई लाइबिलिटी है 1 जुलाई को, ये इंक्रीज लाइबिलिटी है बेटा। 6000 तो बांट चुके ना, अब ये जो 7500 है उसमें बेटा 6000 तो ऑलरेडी बांट चुके, बची हुई जो बड़ी हुई 1500 लाइबिलिटी है वो ए को नहीं दी जाएगी ना। अब ये 1500 की लाइबिलिटी दी जाएगी बी सी डी को, 15 16 17 18, इसको 1125, इसको 225, इसको 150। फिर बेटा बी भी गया 1 नवंबर को, लाइबिलिटी 8000 है, 8000 में से बेटा हम 6000 भी बांट चुके, 1500 बांट चुके, अब 500 और बढ़ी, ये है इंक्रीजिंग लाइबिलिटी आफ्टर ए एंड बी। ये लाइबिलिटी अब ना ए बियर करेगा ना बी बियर करेगा क्योंकि बी भी जा चुका, अब सी और डी बियर करेंगे 300 और 200 3:2 के रेशो में। अब लास्ट में 1 फेब 2017 लाइबिलिटी बढ़ी 1500, बेटा हम 8000 को बांट चुके, अब है लाइब्रेरी 9500 में से 8000 बांटी जा चुकी, बचा 1500, ये पूरी इसको देंगे, तो ये आ गया लाइब्रेरी में शेयर। इसका आया 2000, इसका 4125, इसका 600 प्लस 225 प्लस 300 1125, इसका 400 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 1500। बेटा ये है शेयरिंग लाइबिलिटी। लेकिन एक चीज और है, अनपेड शेयर कैपिटल, इसके शेयर हैं बेटा 1000 में से बेटा मैंने ये लिखना भूल गया, क्वेश्चन में से मुझे लिख देना चाहिए था कि ये शायद 10 में से 6 दे चुका है, मुझे ऐसा याद है 10 में से ये 6 रुपीज दे चुका है। ठीक है बेटा, मैं लिखना भूल गया, हाँ ठीक है जो भी है बेटा। ये शेयर होल्डर 10 में से 6 रुपीज दे चुके थे, बचा 4 पर शेयर, तो इससे बेटा एक शेयर पर 4 रुपया, तो 1000 शेयर पर 4000 मांग सकते हैं मैक्सिमम। बेटा एक शेयर पर 4 रुपया अनपेड इसका, तो 1000 शेयर पर 4000 से ऊपर नहीं मांग सकते, पर चूंकि लाइब्रेरी में उसका हिस्सा 2000 से ऊपर नहीं है और ये तो शेयर बेच के जा चुका, एग्जिस्टिंग तो नहीं है बेटा ना, तो लॉ ने उसको रिलीफ दिया कि जब वो गया था उसके बाद की लाइब्रेरी के लिए लॉयबल नहीं है, तो बेटा 2000 से ज्यादा भी नहीं मांग सकते, तो हम उससे कितना मांगेंगे 2000, विच एवर इज लेस। इसका एक शेयर पर 4 रुपीज, तो 1500 पे 6000 मांग सकते हैं, पर लाइब्रेरी में शेयर 4125 है तो 4125 मांगेंगे। इसका 300 इंटू 4 1200 होता है, तो 1125 ही मांगेंगे, और इसका एक शेयर पे 4 तो 800 होता है। लाइब्रेरी में शेयर भली 2250 है पर अनपेड केवल 800 है, और कंपनी चूंकि लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी में अनपेड केबल से ज्यादा मांगना अलाउड है ही नहीं, क्योंकि कंपनी में इक्विटी शेयर की लाइब्रेरी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स 800 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकते हैं। भले लाइब्रेरी में सब 2250 है और कंपनी चूंकि लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड लाइब्रेरी है, तो उससे जितनी अनपेड केबल है उससे ज्यादा नहीं मांग सकते, तो 800 ही मांगेंगे, चाहे क्रेडिटर अनपेड रह जाए चाहे कंपनी इंस्टॉलमेंट हो जाए, तो विच एवरेज लेस लेते हैं इसमें से, ऊपर शेयरिंग लाइब्रेरी नीचे अनपेड शेयर केबल, विच एवरेज लेस, और फंडा लगाओ दिमाग लगाओ तो भी समझ जाएंगे कि क्या है ये। ठीक है बेटा, तो ये मेरा तरफ से लिक्विडेशन का रिवीजन खत्म हुआ। ठीक है बेटा, अब मैं अगले चैप्टर की तैयारी करता हूँ। आई होप कि आपको ये यूजफुल रहेगा और आप इसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू।